हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया ही होंगे। आपकी पढ़ाई भी क्या जोरों से चल रही होगी और इसी तरीके से आपको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है। तो हम अपने क्या विश्वास सीरीज में आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसी तरीके से आपको भी अपनी पढ़ाई आगे की तरफ बढ़ाते जाना है, बढ़ते तो जाना है, साथ में साथ अपनी पढ़ाई को भी आगे बढ़ाते जाना, क्योंकि आप कहाँ पहुंच रहे हैं? एग्जाम की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए अपनी पढ़ाई की थोड़ा सा स्पीड या अपनी जो फ्रिक्वेंसी है काम करने की थोड़ा सा ज्यादा कीजिए, और जो फालतू की जो इन्वॉल्वमेंट है दुनियादारी में उसको कम कीजिए। तो मैं पंकज राजपूत, आपका बायोलॉजी एजुकेटर, आपके अपने फेवरेट एक्सपी क्लासेस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम शुरू करने वाले अपने विश्वास सीरीज का एक नया चैप्टर, जिसका नाम है जनन स्वास्थ्य या रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो आज हम कंप्लीट करेंगे क्या अपना जनन स्वास्थ्य। इसके पहले आपको मिला होगा पौधों में लैंगिक जनन, उसके बाद मिला होगा मानव जनन। आज हम आते हैं अपने जनन स्वास्थ्य पर। तो आपने मानव जनन तो समझ लिया, अब जनन समझ लिया, तो अब जनन स्वास्थ्य के बारे में, जो जनन हुआ है उसमें और वो क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं, और अपनी आसपास की चीजों को मतलब आसपास के जो लोग हैं उनको कितना जागरूक कर सकते हैं। इस चैप्टर में हमें वही समझना है। और देख मतलब इस बारे में भी समझेंगे कि जो हमारी जनसंख्या वृद्धि हो रही है या जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, सरकार क्या क्या नियम लगा रही है, या जिनको संतान की प्राप्ति नहीं होती है, इनसे रिलेटेड भी काफी चीजों में बात करेंगे, कैसे वो संतानों की प्राप्ति कर सकते हैं, प्राकृतिक माध्यम से या और किसी अन्य माध्यम से। तो इसमें चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा पहला टॉपिक है वो क्या 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 कहता, जनन स्वास्थ्य या रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बेटा क्या अपना जनन स्वास्थ्य या रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य बोल लीजिए या रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये तो यहां दिख ही नहीं रहा, इसी कलर में हो गया। चलो कोई ना, आप समझ जाना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ लिखा है यहाँ पर बेटा। अब हम क्या करते हैं, अपने आगे के टॉपिक में बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो क्या कहता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। अब WHO के अकॉर्डिंग, आप WHO वर्ड ऐसा हो नहीं सकता कि आपने सुना ना हो, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या विश्व स्वास्थ्य संगठन, नहीं सुना तो हमने बता दिया, ठीक है। जो अपने पूरे विश्व का जो स्वास्थ्य का जो केंद्र मान लीजिए, वो अपना कौन सा होता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके अनुसार स्वास्थ्य है क्या। आपने आसपास देखा होगा कि लोग जनरली ऐसे ही बोल देते हैं कि वो व्यक्ति कितना स्वस्थ है। उसने देखा कि व्यक्ति हट्टा कट्टा है, अच्छा मोटा ताजा दिख रहा है और एक्टिव है, तो उन्हें कहती है ये स्वस्थ है। लेकिन जो WHO है वो ऐसे कंसिडर नहीं करती, मतलब ऐसे नहीं मानती कि वो व्यक्ति स्वस्थ है या नहीं है। उसको काफी पहलुओं में देखती है। पहलू मतलब कई नजरिए से देखती है। क्या वो सोशली स्वस्थ है, मतलब सामाजिक रूप से स्वस्थ है, फिजिकली स्वस्थ है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ सही है उसकी, मतलब जननिक रूप से सही है। समझे आप? ऐसा तो नहीं है कि मतलब व्यक्ति तो शरीर से तो स्वस्थ दिख रहा, लेकिन हो सकता है वो समाज में अच्छे से ना रहता हो, लड़ता फिरता रहता हो, वो मानसिक स्थिति उसकी सही ना हो। तो ये अपना क्या था, सामाजिक मानसिक स्थिति से सही है। हो सकता है फिजिकली सही हो, हट्टा कट्टा हो, बढ़िया, कोई उसे बीमारी ना हो, लेकिन ये भी तो देखना है कि वो समाज में, जिस समाज में रह रहा, उस समाज के अनुकूल है भी या नहीं है, या इसके अलावा वो जननिक रूप से स्वस्थ है या नहीं है। तो यही सब किसने कंसिडर या माना था, किसने, WHO ने। जब इन सब पहलू में अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो व्यक्ति स्वस्थ माना जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने हमें देखा कि अच्छा हमारे भैया तो अच्छे मोटे ताजे दिख रहे हैं तो हो सकता है स्वस्थ हो। क्या पता कि मैं सामाजिक रूप से स्वस्थ हूं या नहीं हूं, या मेंटली डिस्टर्ब हूं, कुछ भी रीजन हो सकता है। तो जब तक हम हर पहलुओं में नहीं देख लेते हैं, तब तक हम किसी को भी स्वस्थ व्यक्ति नहीं मानते। तो जो WHO हमारा कहता है वो क्या कहता है, हम WHO के अकॉर्डिंग देखें तो WHO कहता है कि जो व्यक्ति संपूर्ण स्वस्थ कब माना जाता है, वो शारीरिक रूप से हो, भावनात्मक रूप से हो, व्यवहारात्मक रूप से हो, तथा सामाजिक स्वस्थता दिखाता हो। ठीक है। व्यवहार कैसा, अब वो दूसरे व्यक्ति से अच्छा व्यवहार रखता हो, ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति उसके पास में आ जाए उसको एक चांटा मार के चला जाए, वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं है। हो सकता है वो क्या हो, मेंटली डिस्टर्ब हो या मानसिक रूप से ग्रस्त हो किसी भी बीमारी से। तो जनन स्वास्थ्य का जो अर्थ है वो जनन के सभी पहलुओं सहित, यहां पर जो बात की है WHO ने, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात की है, जो जनन स्वास्थ्य की बात की है। तो जनन स्वास्थ्य में केवल जननिक रूप को नहीं देखेंगे हम, मतलब कि व्यक्ति जननिक रूप से स्वस्थ है तो उसको हमने ये नहीं मान लिया कि वो हर पहलू से सही हो गया। हम जननिक स्वास्थ्य देखने के लिए उसका व्यवहार देखेंगे, वो समाज में कैसा है, उसका शारीरिक कैसा है, ये सब पहलू हम उसमें क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, उनको जोड़ेंगे। तभी हम जब जो WHO के अनुसार जो परिभाषा मानी जाती है स्वास्थ्य की या जननिक स्वास्थ्य की, वो तभी बनती है। तो जो हमारा WHO कहता है, WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य का अर्थ जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य, मतलब जो जननिक स्वास्थ्य की बात है, इसका मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति रिप्रोडक्शन में सही है
या मान लो वो संतान उत्पन्न कर सकता है, तो इसका मतलब वो हर पहलू में भी स्वस्थ हो जाए। सामाजिक भी देखना है, व्यवहारात्मक भी देखना है, मानसिक भी देखना है, हर पहलू से हम देखेंगे तभी हम उसको कहेंगे कि ये व्यक्ति क्या पूरी तरीके से स्वस्थ है। तो हमारा WHO की डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जनन स्वास्थ्य, समस्याएं एवं कार्य नीतियां। अब हमारा क्या था, जनन स्वास्थ्य में कुछ क्या थी, कार्य नीतियां भी है कि जनन स्वास्थ्य में कैसे हम कार्य नीतियों में आगे बढ़ेंगे। तो इसके अनुसार हम देखते हैं क्या है, भारत में 1951 में जनन स्वास्थ्य कार्यक्रम या परिवार नियोजन, देखो सबका ये जो मेन मोटिव था, ये सब जो प्रोग्राम चलाने का या ये जो अध्याय आपको पढ़ाया जा रहा है, इस अध्याय में जो भी जितनी सारी बातें की गई, इन सबका एक ही मोटिव है, जनसंख्या वृद्धि को रोकना। अब आप समझिए इसका मेन रीजन जनसंख्या वृद्धि को रोकना ही क्यों है, जनसंख्या वृद्धि से दिक्कत क्या है। ये तो आपने सुना होगा कि जनसंख्या वृद्धि बहुत ज्यादा हो रही, महंगाई भी बढ़ती जा रही, ये बहुत सी दिक्कतें होती। देखो आप क्या होता है, जैसे मान लो ये क्या था, इतना एरिया है पूरा, ठीक है, ये मान लीजिए अपनी पृथ्वी है। इतनी पृथ्वी में पहले मान लो मनुष्य रह रहे थे, ठीक है, चिंकू बिंकू रह रहे थे इसमें, ठीक है। बाकी एरिया में मान लो इतनी अर्थ एरिया या बाकी मान लो जल वगैरह या पहाड़ वगैरह कुछ भी है, इतनी उपजाऊ जमीन इनके पास थी। चलो इस वाले को इरेज करते हैं। इतना एरिया है इनके पास, ये रह रहे इसी में, और इसी में क्या थे, अपने पेड़ पौधे वगैरह बेटा लगे हुए, पेड़ पौधे क्या अपने लगे हुए, ठीक है। अब क्या है, इतना एरिया, अब ये क्या हुए, 2 से 4 हुए, 4 से 8 हुए, 8 से 16 हुए, इसी प्रकार से संख्या बढ़ती है। तो ये जो क्षेत्रफल था, ये जो एरिया था, ये क्या होगा, कम होने लगेगा। ये क्या होगा, कम होने लगेगा। यहाँ पर जो भी पेड़ पौधे थे वो भी इनके लिए कम होने लगे, जो भी फसलें थी या जो भी स्थान था वो क्या होगा, कम होने लगेगा। तो और क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा उससे। जैसे मान लीजिए आपके घर की ही एक बात बता दें, आपने देखा होगा कि आपके पिताजी बाजार गए, बाजार से कुछ खाने की चीज लाए, कुछ भी चीज लाए, वो मान लीजिए 1 दर्जन केले लाए। आप 2 भाई बहन है, ठीक है, 2 भाई बहन है। तो मान लीजिए आप आपके सदस्य, अपने घर के सदस्य में कितने हो गए, अपने मम्मी पापा 2 वो लोग और 2 आप भाई बहन, 4 लोग हो। अगर उन केलों का जो बंटवारा किया जाए तो सबके हिस्से में 3-3 पड़ेंगे, 3 चौके 12 हो गए 1 दर्जन। इतना तो पता है आपको। अगर वहीं पर आपके जो भाई बहन है वो 4 हो जाए, 4 हो जाए, तो उनकी क्या होगी, संख्या में क्या होगी, कमी हो जाएगी। इतना क्लियर है। तो पहला तो क्या होगा, एक हिसाब से जो खान पीन था वो कम हो गया। अब दूसरी चीज पर आते हैं। अब मान लीजिए आपके पिताजी की जो आय है वो मंथली आय 30,000 35,000 के आसपास है, या हो सकता है मजदूर वर्ग हो या किसान वर्ग से हो, तो उनकी आय और भी कम हो सकती है। अब आपको पढ़ाना लिखाना भी है, तो क्या होगा कि आपको अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ा पाएंगे, वो अच्छी आपको फैसिलिटी नहीं दे पाएंगे। हर कहीं ना कहीं आपको क्या करना पड़ेगा, मैनेज करके चलना पड़ेगा। इस वजह से जो आपकी परवरिश है वो परवरिश कहीं ना कहीं क्या होगी, रुक जाएगी। जब आपकी परवरिश रुक जाएगी, मान लो बच्चा अच्छी तरीके से नहीं पढ़ पाया, अच्छी फैसिलिटी नहीं मिल पाई, वो अच्छी तरीके से विकसित नहीं हो पाया, तो हमारा देश का जो अब भविष्य बोलते हैं कि जो हमारे बच्चे होते हैं वो देश का फ्यूचर होते हैं। जब देश का फ्यूचर ही क्या होगा, गड़बड़ाया होगा, तो वो आगे कैसे देश सुधार पाएगा। तो सरकार की यही तो चिंता है कि जब हमारे देश के बच्चे ही विकसित नहीं हो पाएंगे, पढ़ लिख नहीं पाएंगे, हर व्यक्ति के पास उतनी शिक्षा नहीं पहुंच पाएगी, तो उससे तो देश हमारा क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा ना। यही सरकार की सब चिंता है। इसी चक्कर में सरकार क्या होती है, परेशान रहती है कि जनसंख्या को रोका जाए, जितना ज्यादा हो सके उतना रोका जाए। तो इसके लिए सरकार ने नए नए बहुत से कार्यक्रम या प्रोग्राम चालू किए। किसके लिए, जनसंख्या वृद्धि को रोकने के। सबसे पहले 1951 में सरकार ने एक परिवार नियोजन करके एक प्रोग्राम चलाया था। उसमें क्या था कि जो भी एक फैमिली है उनको बताया जाए कि अपना जो परिवार है उसको कैसे नियोजित की जाए। नियोजित मतलब उस पर कैसे मतलब अंकुश लगाया जाए कि आपकी जो आय है उसके अनुसार आप अपने घर की संख्या रखिए, इस हिसाब से बताया गया, ठीक है। अब कुछ समय बाद उसमें क्या किया, थोड़ा बहुत और चेंजेस किए गए। उसमें फैमिली प्लानिंग के अंतर्गत किसको रख दिया गया, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, बाल स्वास्थ्य केयर को भी उसी के अंतर्गत क्या रख दिया गया। तो इतना आपको समझ में आया कि मेन मोटिव क्या है जनसंख्या वृद्धि का रोकने का, यही है बेटा। आप अपने घर से ही देख लीजिए कि आप घर, मान लीजिए आपका घर एक देश हो गया, आपके पिताजी उस देश के प्रधानमंत्री हो गए। अब उनको क्या करना, अपने घर को चलाना। अब घर को वो तभी चला पाएंगे जब या तो उनकी बहुत ज्यादा आय हो। अब हर व्यक्ति की बहुत ज्यादा आय तो होती नहीं है। आप मान के देखिए, हर व्यक्ति, आपको इतना तो पता, हर व्यक्ति की आय बहुत ज्यादा नहीं होती। आय क्या होती है, लिमिटेड होती है। और जब आय लिमिटेड होगी तो घर में भी क्या होगी, लिमिटेड चीजें ही मिल पाएंगी। संख्या बढ़ती जाएगी, चीजें और कम होती जाएंगी, संख्या और बढ़ जाएगी, चीजें और कम होती जाएंगी। तो इससे क्या होगा, आपको भी क्या होगी, दिक्कत होने वाली है। आपको अच्छी प्रॉपर शिक्षा नहीं मिल पाएगी, आपको अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, आपको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाएगी। ये बहुत सारी दिक्कतें हो जाती है बेटा। तो इसमें देखते हैं
जनन संबंधित और आवधिक क्षेत्र, आवधिक क्षेत्र मतलब जो एरिया है बेटा, इसमें सम्मिलित करते हुए बहुत उन्नत व व्यापक कार्यक्रम फिलहाल में ऐड किए गए। जो हमारा परिवार नियोजन था सरकार ने लागू, इसके अंतर्गत क्या किए थे और नियम ऐड कर दिए गए थे। जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा प्रोग्राम, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, इनकी बेटा फुल फॉर्म पूछ ले जाते हैं, आप इनको याद कर लीजिए। हो सकता है आपको आरसीएस लिख दिया जाए, आरसीएस का फुल फॉर्म पूछ ले जाए ऑब्जेक्टिव में, तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार के कार्यक्रम जननात्मक रूप से स्वास्थ्य समाज तैयार करने के लिए जनन संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में लोगों को जागरूकता पैदा करते हैं। जब व्यक्ति क्या होगा, जनन के प्रति जागरूक हो जाएगा तो और भी चीजें, बीमारियों वगैरह सभी वो बचेगा। यही सब चीजें इसमें कहां पर अपनी बताई जाती थी, फैमिली प्लानिंग में आपको बताई जाती थी। लोगों को जन्म नियंत्रक, गर्भ निरोधक विकल्पों, गर्भवती माता की देखभाल व बच्चे की प्रसवोत्तर या पोस्टनेटल केयर, स्तनपात का महत्व, लड़का व लड़की के लिए समान महत्व के बारे में शिक्षित करना, अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि से होने वाली समस्याओं तथा सामाजिक उत्पीड़नों जैसे कि यौन दुरुपयोग एवं यौन संबंधी अपराधों आदि के बारे में जागरूकता पैदा करना। देखो यहां पर क्या था, फैमिली प्लानिंग या जो अपना जनन एवं बाल स्वास्थ्य जो प्रोग्राम थे या कार्यक्रम थे, उसके अंदर उनका जो मेन मोटिव क्या था, सबसे पहले जो मेन मोटिव क्या था उसमें तो जैसे जनन की बात की जाए तो वहां पर उनको गर्भ निरोधक के बारे में बताया जाए, ठीक है। अब गर्भ निरोधक के बारे में पता होगा तो अपने आप ही क्या होगी, जनसंख्या वृद्धि रुकेगी। क्योंकि व्यक्तियों को क्या होते हैं, बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको गर्भ निरोधक की चीजें पता नहीं होती, और वो क्या करते हैं, बच्चे पैदा करने में लगे रहते हैं। और सबसे बड़ी मिथ्या तो ये है, लोगों गांव साइड के लोगों का ये मानना है कि जो बच्चे होते हैं वो भगवान की देन होते हैं, तो जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो भगवान उनको दे रहे हैं, मतलब भगवान उनसे प्रसन्न है। भाई ऐसा नहीं है, आप जितने ज्यादा बच्चे पैदा करोगे दिक्कत आपको ही है। कुछ लोगों का मानना होता है कि जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतना ज्यादा काम करेंगे, उतने ज्यादा पैसे आएंगे। भाई बच्चों को काम करने के लिए ही नहीं मिलेगा। आपने सुना होगा कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही, जब क्या होगा, संख्या बढ़ती जाएगी तो काम भी तो नहीं मिलेगा ना, काम भी नहीं मिलेगा तो जो आप जनसंख्या पैदा करते जा रहे हैं, बच्चे बढ़ाते जा रहे हैं, उनको काम ही नहीं मिलेगा तो फिर वो किस काम के है वो आपके बच्चे, समझे आप। तो आप इस चीज को, अभी आप तो आपकी तो शादी हुई नहीं है, तो आपको करना ये जो आप नॉलेज अभी इकट्ठा कर रहे हो, या आपको आसपास अपने समझाना है, लोगों को बताना है। यही क्या होता है, एक शिक्षित व्यक्ति का फर्ज होता है, ठीक है बेटा। तो इसमें क्या था, क्या बताना आपको, गर्भवती माता की देखभाल, माता व बच्चे की प्रसवोत्तर पोस्टनेटल केयर, गर्भवती माता की देखभाल, ये कहां बात हो रही सब, फैमिली प्लानिंग के अंतर्गत या जनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम या प्रोग्राम के अंतर्गत ये सब चीजों पर ध्यान दिया जाता है कि क्या क्या चीजें हमें बतानी है, क्या क्या हमें समझाना है। तो सबसे पहले नंबर पर क्या है, गर्भ निरोधक के बारे में बताना लोगों को, गर्भवती माता की देखभाल कैसे करते ये उन्हें समझाना है। जन्म के बाद जब बच्चा हो जाता है, जब प्रसव हुआ ही है या डिलीवरी हुई है, उसके बाद ही जो क्या है, माता की देखभाल कैसे करने, या जो अभी शिशु ने जन्म लिया उसकी देखभाल कैसे करना। इसके बाद स्तनपात, स्तनपात का मतलब होता है जो मदर जो पहला जो मिल्क फीड कराती है बच्चे को, जो मिल्क फीड कराती है, जो डॉक्टर कहते हैं कि माँ का दूध बच्चे के लिए क्या होता है, एक अमृत के समान होता है। तो उसमें क्या होती है, बहुत सारी, जैसे हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, उसमें एंटीबायोटिक भी बेटा, एंटीबॉडी बहुत सारी पाई जाती है। इसके अलावा लड़का व लड़की के लिए समान महत्व, ये सब किसके अंतर्गत आ रही है बेटा, अपने जनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। और जनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम किसके द्वारा, किसके अंतर्गत आ रहा था, फैमिली प्लानिंग या परिवार। अब यहाँ पर एक जो लास्ट में लाइन लिखी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, लड़का व लड़की के लिए समान महत्व के बारे में शिक्षित करना। अभी कुछ लोगों का यह मानना है कि लड़कियां कुछ नहीं कर पाती, लोगों का मानना है कि लड़कियां कुछ नहीं कर पाती है, तो वो लड़कों को प्रायोरिटी देती है, लड़कों को पढ़ाएंगे, उन्हें ज्यादा फैसिलिटी देंगे। अब तो काफी सुधार है अपने समाज में, अब काफी व्यक्ति, और ये सुधार किस वजह से हुआ, शिक्षित होने की वजह से। नहीं, पहले के लोगों का ये मानना था कि लड़की घर पर रहेगी, चूल्हा चौका करेगी और जितने भी घरेलू काम होगी वो सब करेगी, लड़का ही बाहर जाकर के पढ़ाई करेगा, बाकी सब काम करेगा। लेकिन आज का जो समाज है वो ये कहता है कि सबको बराबर का हक मिलना चाहिए। हमारी जो सरकार है वो भी कहती है कि लड़का व लड़की को क्या बराबर शिक्षा मिलनी चाहिए, बराबर के अधिकार मिलने चाहिए, और ये जरूरी भी है, समझे आप। तो यही आपको अपने आसपास समझानी है। अब इसके बाद क्या था उसमें, अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि से होने वाली समस्याओं तथा सामाजिक उत्पीड़नों जैसे कि यौन दुरुपयोग एवं यौन संबंधी अपराधों आदि के बारे में जागरूकता पैदा करना। देखो ये वाली लाइन कहती क्या है, आपको ऊपर वाली लाइन समझ में आ गई कि अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि को रोकना किसके अंतर्गत आ रहा, अपने फैमिली प्लानिंग या परिवार नियोजन के द्वारा। उसके बाद जो नीचे लाइन लिखी है, यौन दुरुपयोग एवं यौन संबंधी अपराधों के बारे में जानकारी या जागरूकता पैदा करना। क्या होता, छोटे बच्चे होते हैं जिनको अपने सेक्सुअल ऑर्गन के बारे में या जनन अंगों के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं थी,
ठीक है, आपने कुछ मूवी वगैरह में देखा होगा कि सुना भी होगा कि छोटी सी बच्ची का रेप हो गया या कुछ हो गया, तो उन छोटे बच्चों को पता ही नहीं है कि ये गुड टच, बैड टच, ये सब चीजें क्या होती है। तो अब ये सब चीजें क्या हो गई, इंक्लूड करते जा रहे हैं अब छोटे छोटे स्कूल की क्लासों से भी आगे। ये नहीं कि जब बच्चा बड़ा हो जाता तभी इन सब चीजों के बारे में बता, हमें छोटी क्लास के बच्चों को भी इन सब चीजों की जानकारी देनी है कि गुड टच क्या होता, बैड टच क्या होता, या सामने वाले व्यक्ति की जो फीलिंग है वो कैसे, क्या समझ रहा है आपको, जैसे आपको आपको टच कर रहा है तो आपको क्या फील हो रहा है। तो ये सब चीजें आपको इंक्लूड की जाती हैं कहां पर, अपने बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में। कहां पर, बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में। तो इतने जो भी अपने यहां तक पॉइंट आए हैं, यहां तक जितने सारे भी पॉइंट आए हैं, इन सब पॉइंट को कहां ऐड किया गया, पहले परिवार नियोजन, परिवार नियोजन की दूसरी शाखा कौन सी, जनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। अब यहां पर ये जो बात की गई, ये यौन दुरुपयोग एवं यौन संबंधी जो अपराध, इनको रखा गया बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में। इतना क्लियर है। इसके अलावा जो स्तनपान का महत्व, तो ये भी अपना बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में। तो बहुत सी चीजें हैं जो अपनी किस में रखी जाती है, परिवार नियोजन के अंतर्गत। उसके अंदर उसको काफी चीजों में बांटा भी है। देखो, विद्यालय में यौन संबंधी शिक्षा के लक्ष्य एवं आवश्यक। अब जो हमारी क्या हो कॉलेज वगैरह होती, वहां पर यौन शिक्षा के बारे में बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चों को जब पता होगा उन चीजों के बारे में, तब वो समझ पाएंगे। समझे। आजकल क्या है कि कोई बात ही नहीं करना चाहता इस मुद्दे पर। उन्हें लगता कि ओ ये तो बहुत गलत बात, अगर ऐसे कोई बात कर भी ले तो उसको लोग इस तरीके से देखते हैं कि जैसे तो कोई गुनाह कर दिया हो। बेटा वो गुनाह नहीं होता, वो आपको क्या है, नॉलेज देना है या आपको ज्ञान देने की कोशिश कर रहा, ताकि आप नई दिक्कतों से परेशान ना हो सके। तो देखो, यौन शिक्षा का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कहां पर, अपने स्कूल और कॉलेज में। इसके अलावा घरों में ही इस चीजों की बातें होनी चाहिए। ये बचना नहीं है, हमें कनाव काट के नहीं निकलना, हर चीज को डिस्कस करना चाहिए ताकि बच्चा परेशान ना हो सकता है उसे कोई सेक्सुअल ऑर्गन में कोई बीमारी हो, वो खुल के बात ही नहीं कर पा रहा, उसे शर्म आ रही है। तो आपको क्या बेटा, बहुत खुल के, या आप जहां जो भी इस लेक्चर को देख रहा, उन सबको इस चीज को समझना चाहिए कि यौन शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। ठीक है। बच्चों में यौन संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाना यौन संबंधी भ्रांतियों और यौन संबंधी गलत धारणाओं से छुटकारा दिलाने में मदद करती है। ठीक है। जब व्यक्ति क्या होगा, शिक्षित होगा, उसके टीचरों ने या अध्यापकों ने उसे बताया होगा, तो कोई भी व्यक्ति आकर के उसे कुछ भी बताए वो नहीं मानेगा, क्योंकि उसे जो सही जानकारी उसे मिल चुकी है वो। अब फिर कोई कुछ भी बताता रहे। समझे आप। जनन अंगों, किशोरावस्था एवं उससे संबंधित परिवर्तनों, सुरक्षित और स्वच्छ यौन क्रियाओं, यौन संचारित रोगों एवं एड्स के बारे में जानकारी। देखो, अब यौन शिक्षा का जो महत्व है वो क्या है। अब क्या होती है, जैसे गर्ल्स की बात कर ले। अब कुछ गर्ल्स जैसे मान लो कि प्यूबर्टी पर पहुंचती है, प्यूबर्टी पर आने पर क्या होता है कि आतर्व चक्र शुरू हो जाता है। आतर्व चक्र के दौरान क्या होता है कि थोड़ा बहुत ब्लीडिंग होती है। तो ये ना हो कि मतलब जो गर्ल्स है या लड़की है, जब उसकी मेंस्ट्रुअल या आतर्व चक्र शुरू होता है तो उसके दौरान जो ब्लीडिंग होती है उससे वो परेशान हो जाए। उसको पहले से ही पता होना चाहिए कि ये क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है जो क्या होती है एक अवस्था में शुरू हो जाती है। उसे पता रहेगा, उसकी हाइजीन के बारे में पता रहेगा, उसको कैसे मेंटेन करना ताकि वहां पर इन्फेक्शन ना हो पाए। यही सब चीजें क्या होती हैं अपनी, कहां पर आती हैं, यौन शिक्षा में आती हैं। जब उसे पता होगा तो वो घबराएगी नहीं और उस चीज को बहुत अच्छे से क्या करेगी, हैंडल कर पाएगी। जनन अंगों, किशोरावस्था में या उससे संबंधित परिवर्तनों में जिस यहाँ पर बात की गई है, जो अपनी आतर्व चक्र शुरू होता है यौनारंभ। सुरक्षित और स्वच्छ यौन क्रिया। देखिए, अगर आप क्या है, सुरक्षित और स्वच्छ यौन क्रियाएं नहीं करते तो आपको क्या होगी, बहुत सारी यौन से संबंधित बीमारियां होने का खतरा रहता है। आपने एड्स नामक एक बीमारी का नाम बहुत जोरों शोरों से सुना होगा। समझे। तो ये जो एड्स नामक जो बीमारी है वो क्या होती है, यौन संबंधी क्रियाओं के द्वारा हो जाती है। अगर आपको पता होगा कि हमें कैसे कैसे प्रिकॉशन या बचाव करने, तो आप इस बीमारी से भी बच सकते हैं। तो इसलिए आपको क्या, यौन शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा। अब देखते हैं जनन संख्या स्थायीकरण और जन्म नियंत्रण। आप समझिए क्या था, हमारा जो विश्व है, अभी पूरी बात हम कर रहे हैं पूरी विश्व की। किसकी बात कर रहे हैं, विश्व की। तो 1900 के आसपास, 1900 के आसपास जो हमारा विश्व था, विश्व की जो पूरी जनसंख्या थी वो कितनी थी, 2 बिलियन थी। कितनी थी बेटा, 2 बिलियन। इसके बाद 2000 तक वो पहुंच गई कितनी, अपनी 6 बिलियन के आसपास। कितनी पहुंच गई, 6 बिलियन। मतलब पूरे 100 साल में कितनी बड़ी अपनी, 2 बिलियन से 6 बिलियन हुई। लेकिन 2000 से 2011 के बीच में 7.2 बिलियन हो गई। कितनी हो गई, 7.2 बिलियन। मतलब 2000 से लेकर 2011 के बीच में जनसंख्या वृद्धि बहुत तेजी से बढ़ी है। इसी प्रकार से हमारा जो भारत देश है, हमारा भारत देश है, भारत देश में भी क्या थी कि जो 1900 के आसपास थी, या आजादी के समय की बात ही कर लें हम,
1900 के आसपास या आजादी के समय की बात, उस टाइम पर जो हमारी जनसंख्या थी वो 350 मिलियन थी, 350 मिलियन थी। 2000 में वो बढ़ करके कितनी हो गई, 1 बिलियन हो गई। कितनी हो गई, 1 बिलियन। मतलब कहां से अपनी 2000 से 1900 से लेकर के 2000 में 1 बिलियन हो। लेकिन 2000 से लेकर के 2011 के बीच में अपनी जो जनसंख्या हो गई वो कितनी हो गई, कितनी, 1 बिलियन से 1.2 बिलियन हो गई। अभी करंट की जो अपनी जो जनसंख्या वो पता है बेटा कितनी है, 1.38 बिलियन, मतलब 138 करोड़। 2000 में आपकी जनसंख्या थी 100 करोड़ और 2011 में हो गई 120 करोड़, और अभी हमारी जो जनसंख्या है वो कितनी है बेटा, 138 करोड़ है। अपनी अगर जो देखी जाए इस टाइम पर बात की जाए जो अपने भारत देश की जनसंख्या की, तो दुनिया का जो हर छठा व्यक्ति है वो भारतीय है। मान लो सब देशों को हमने मिला लिया, जैसे मान लो यहाँ पर छह हाँ पूरी जो विश्व की जनसंख्या है, छह के हमने जोड़े बनाए। क्या बनाए, छह के। तो उसमें जो हर छठा व्यक्ति है, या मान लो छह के जो ग्रुप बने हैं, सब देश इंक्लूड है उसमें, लेकिन हर छह के जोड़े में एक व्यक्ति भारत का होगा। इतनी जनसंख्या है। अगर इसी तरीके से बढ़ती रहेगी बेटा, और बहुत मारामारी मचने वाली बेटा। इसलिए व्यक्तियों का जागरूक होना बहुत जरूरी है, जनसंख्या को रोकना बहुत ज्यादा बेटा जरूरी है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम सन 1900 ईस्वी में पूरे विश्व की जो जनसंख्या थी लगभग कितनी थी, 2 अरब। 2 अरब या 2 बिलियन या 2000 मिलियन। ठीक है बेटा, आप 1 मिलियन में अपने 10 लाख होते हैं, तो आप मल्टीपल करके करोड़ या लाखों में संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, यहां पर हम लिख भी दें 1 मिलियन बराबर, 1 मिलियन बराबर होते हैं बेटा 10 लाख। ठीक है, आप बाकी अब इसको निकाल सकते हैं करोड़ या लाख में। सन 2000 ईस्वी में तेजी से बढ़कर कितनी होगी, 6 अरब हो गई, तथा 2011 में 7.2 बिलियन पाई गई। इतना क्लियर है। इसी तरीके से बात करें हम किसकी, भारत देश की। किसकी बात करें, अपने इंडिया की बात करें, तो देश की आजादी के समय, मान लीजिए 1900 के आसपास, मान लीजिए 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, उसी की लमसम हम मान सकते हैं। उसके पहले और जनसंख्या कम ही होगी, लगभग 350 मिलियन, मतलब 350 मिलियन, अर्थात 35 करोड़ थी। कितनी थी, 35 करोड़। और 2000 में कितनी हो गई थी बेटा, 100 करोड़। अब सोचिए कितना, एक हिसाब से 3 गुना जनसंख्या बढ़ी, 3 गुना तेजी से जनसंख्या बढ़ी है। 1947 से मान लो 1950 ही एक एवरेज मान लीजिए, तो 50 साल में कितनी हो गई, 35 करोड़ से 100 करोड़ हो गई। कितने हो गए, 100 करोड़ के आसपास हो गई। तो देखिए आप कितनी तेजी से क्या होगी, अपनी जनसंख्या बढ़ी है। जनसंख्या वृद्धि दर से 1 अरब, 1 अरब या मान लीजिए 100 करोड़, अर्थात 1000 मिलियन या 100 करोड़ से ऊपर पहुंच गए। तथा मई 2011 में जो जनगणना बेटा होती है हमारी, क्या होती है, मई 2011, मतलब एक हिसाब से 11 साल के अंतराल में होती है। तो पहली जो जनगणना हुई वो मई 2011 में जब जनगणना हुई, तो उसमें जो हमारी संख्या थी वो कितनी हुई थी, 120 करोड़ के आसपास हो गई थी। इससे तात्पर्य है कि आज दुनिया का हर छठा व्यक्ति क्या है, भारतीय है। बता चुके आपको। 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार यह वृद्धि लगभग 2% थी। इस वृद्धि दर से हमारी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। मतलब जो जनसंख्या की वृद्धि हो रही थी वो क्या हो रही थी, वृद्धि बढ़ी कितनी, 2%। मान लो थोड़ा बहुत आप गिरावट मान लीजिए कि कितनी, 1000 में 20 लोगों की क्या हुई, कमी हुई। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा कोई कमी नहीं थी या कंट्रोल नहीं था। जनसंख्या अभी भी बहुत तेजी से बढ़ रही है, लोग उस चीज को समझ नहीं रहे। जब सोर्स खत्म हो जाएंगे तब व्यक्ति उस चीज को समझेंगे। अब यहां पर लिखा जनसंख्या विस्फोट के लिए कारण। पहले तो आप जनसंख्या विस्फोट का मतलब समझिए। विस्फोट का मतलब ये नहीं होता कि कोई धमाका, विस्फोट का मतलब होता कि बहुत तेजी से कोई चीजें हो रही, उसे हम विस्फोट बोलते हैं। तो जनसंख्या विस्फोट मतलब जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही। अब उसके कारण क्या है, उसके कारण क्या है, व्यक्ति अशिक्षित है। अशिक्षित होने के अलावा, अशिक्षित है वही सबसे बड़ा मेन रीजन है। व्यक्ति अशिक्षित है तो ना उसे गर्भ निरोधक के बारे में जानकारी है, ना ही उसे क्या है, उस जनसंख्या बढ़ने के जो साइड इफेक्ट हैं या दुष्प्रभाव है उसके बारे में जानकारी। अगर व्यक्ति शिक्षित होगा तो वो इन सब चीजों को समझ सकेगा। समझे, तो शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो सबसे पहले क्या है, बेहतर जीवन स्थितियों और स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि। अब देखो जनसंख्या वृद्धि में सबसे पहले जो पॉइंट क्या कहता है, बेहतर जीवन स्थितियों और स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि। पहले क्या होता था कि इतनी अच्छी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती थी, जिस वजह से व्यक्ति क्या होता था, जल्दी मृत्यु हो जाती थी। किसी कारण बस बीमारी होगी तो व्यक्ति पूरे एरिया की एरिया समाप्त हो जाती थी। अब मान लीजिए अगर उस टाइम की बात करें हम, अपने देश की आजादी के समय पर, अगर उस टाइम पर ये कोरोना जैसी बीमारी आई होती तो बेटा आधा देश खत्म हो गया होता अपना, आधे से ज्यादा ही मान लीजिए। अब क्या है, अपने पास चिकित्सा सुविधा बहुत ज्यादा उपलब्ध है, जिसकी वजह से जितनी भी बीमारी आती है हम सब बीमारियों से निपट लेते हैं।
तो व्यक्तियों की जो मृत्यु दर है वो तो क्या कम है, लेकिन जो जन्म दर है वो बढ़ती जा रही है। जब मृत्यु दर कम हो जाएगी, जन्म दर बढ़ती जाएगी, तो जनसंख्या अपने आप बेटा बढ़ जाएगी। अब इसके बाद देखते हैं दूसरा पॉइंट कहता है इस सब का कारण संभवतः मृत्यु दर में गिरावट। बता चुके आपको मृत्यु दर में तो गिरावट हो रही है, लेकिन मात्र मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में क्या बोला, इस सब का कारण संभवतः मृत्यु दर में तीव्र गिरावट तथा, चलो हाँ, यहां पर ये जो अपनी लाइन बोल रही ये कह रही है जब पहले क्या होती थी प्रेगनेंसी या प्रसव की जो अवस्था होती थी, प्रसव के दौरान क्या होता था, नीम हकीमों के द्वारा होती थी, कोई प्रोफेशनल डॉक्टर तो होते नहीं थे, तो उस दौरान क्या होते थे, हो सकता मतलब प्रसव के दौरान या तो माता की मृत्यु हो जाती थी किसी कारण, बस सबकी नहीं हम बात कर रहे कि हमेशा ऐसा होता था, और या फिर हो सकता अपने किसकी, शिशु की भी क्या होती है मृत्यु हो जाती थी प्रसव। लेकिन अब अपने पास क्या है, इतनी अच्छी चिकित्सा सुविधा, आपको बताया चिकित्सा सुविधा जो है वो अच्छी भी है और बुरी भी है। अगर जनसंख्या वृद्धि के मामले में कहा जाए तो वो बुरी है। क्यों? क्योंकि वो क्या जनसंख्या वृद्धि को बढ़ा रही है, जनसंख्या को बैलेंस नहीं कर रही। पहले क्या था, प्रकृति अपने आप बैलेंस कर लेती थी, अब प्रकृति के खिलाफ जाती है चिकित्सा सुविधा। जो भी जितनी चिकित्सा सुविधा है वो प्रकृति के क्या खिलाफ है। अब कोई भी बीमारी आती है तुरंत उसका इलाज कर लिया जाता है। तो यहां पर ये जो बात की जा रही है मृत्यु दर एवं मात्र मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर, जो बच्चा जन्म ले रहा है उसकी मृत्यु में भी कमी आ गई है, और किसमें, जो माता जो जन्म दे रही है उसकी मृत्यु में भी क्या कमी आ रही है। अब अपन बहुत सी प्रोसेस के द्वारा, सिजेरियन प्रोसेस के द्वारा बच्चा को बाहर निकाल लेते हैं, कई भी मेथड है। और देखते हैं जनन आयु की लोगों की संख्या में वृद्धि। तो तीसरा सबसे बड़ा रीजन ये है कि अपने जो भारत देश है, भारत देश में किन वर्ग के लोगों की जो संख्या है वो ज्यादा है। आपने नोटिस किया होगा 20 से लेकर के 30, 20 या 18 ही मान लीजिए, 18 से लेकर के 30 की जो उम्र के जो व्यक्ति हैं वो ज्यादा है। तभी आपने सुना होगा कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा, बेरोजगारी बेटा इसी वजह से, क्योंकि यही जो वर्ग के व्यक्ति होते हैं वो तो एक तो जननिक रूप से योग्य होते हैं और काम करने के लिए भी योग्य होते हैं, तो इसी दौरान उन्हें काम रोजगार मिलना चाहिए, और इसी दौरान क्या करते हैं वो बच्चे पैदा करते हैं। तो यही एक सबसे बड़ा रीजन है हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि का, ये 3 रीजन। सबसे पहले तो क्या हो गई है, बेहतर सुविधाएं उपस्थित हो गई जनन स्वास्थ्य के लिए, मात्र मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी आ गई। और जो तीसरा नंबर का जो पॉइंट वो ये कहता है कि जो भी हमारे क्या है व्यक्तियों की जो संख्या ज्यादा है वो कौन सी, जनन आयु की लोगों की संख्या ज्यादा है। अब इसके बाद देखते हैं जनसंख्या विस्फोट के प्रभाव। जनसंख्या विस्फोट के प्रभाव आप समझ चुके हैं। सबसे पहले कहां पड़ेगा, आवास पर, उसके बाद कहां पर, खान पीन पर, फिर उसके बाद क्या उनके पहनने ओढ़ने के लिए, कपड़ों के लिए, अन्य संसाधन के लिए, चिकित्सा सुविधाओं का भी क्या होगा अभाव, बहुत सी चीजों का क्या होगा बेटा अभाव हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या, अन्न, पहले खाने को खत्म होगा, फिर रहने को खत्म होगा, फिर कपड़े खत्म होंगे, फिर व्यक्ति खत्म हो जाएगा। ठीक है, पहले पृथ्वी हमारा जो गोला है वो क्या होगा, खत्म हो जाएगा और हम एलियन बन जाएंगे। ये सब हमारी क्या होती है मैन आवश्यकताएं, इन सब आवश्यकता। यहाँ पर एक वर्ड लिखा होगा बेटा नितांत, नितांत मतलब होता आवश्यक, सब वर्डों को से आपको निजात दिला देंगे। अब यहाँ पर देखते हैं जनसंख्या विस्फोट के नियंत्रक उपाय। हाँ, अब आते हैं हम अपनी मुद्दे वाली बात, जनसंख्या विस्फोट को हम कैसे रोक सकते हैं। सबसे पहले व्यक्ति को शिक्षित कीजिए, जब व्यक्ति शिक्षित हो जाएगा तो अपने आप जनसंख्या वृद्धि रुक जाएगी। देखो सरकार ने तो बहुत सारे नियम लगाए, सरकार ने बहुत नए नए प्रयास कर लिए, लेकिन कहा कि सरकार के अंडर में भी जो लोग आते हैं वो खुद फॉलो नहीं करते, पढ़ा लिखा व्यक्ति तक यहाँ तक फॉलो नहीं करता, वो चीज वो गलत है, वो आगे जाकर के उन्हें दिक्कत होने वाली है। देखिए आप, लघु परिवारों को गर्भ निरोधक उपाय अपनाने हेतु प्रेरित करना। देखो अब गर्भ निरोधक क्या होते हैं, बार बार हम गर्भ निरोधक की बात कर रहे हैं, तो अभी जस्ट बस थोड़ा सा सब्र कीजिए 5 या 6 मिनट के, उसके बाद हम गर्भ निरोधक पर ही पहुंच जाएंगे। ठीक है, गर्भ निरोधक मतलब जिससे क्या हो, संतान की उत्पत्ति ना हो और बाकी प्रक्रिया क्या हो व्यक्ति की चलती रहे। तो जो छोटे परिवार होते हैं या जो भी परिवार है, सभी परिवारों को गर्भ निरोधक के बारे में जानकारी देना या प्रेरित करना। उसके बाद लोगों को हम दो हमारे दो नारे के बारे में जागरूक करना। मतलब हम दो हमारे दो तो आप समझते हैं, मतलब मम्मी पापा उनके 2 लड़के। इस वजह से क्या होगी, वो जो जनसंख्या है वो क्या होगी, उसी लेवल पर रहेगी, उससे आगे बढ़ेगी नहीं। हो सकता है कम हो जाए लेकिन उससे आगे बढ़ेगी नहीं। कुछ देश तो ऐसे हैं जहां पर हम दो हमारा एक का स्लोगन चलता है या लोग उसको फॉलो करते हैं। कुछ समय बाद बेटा यही करना पड़ेगा, कुछ समय बाद तो ये है कि हम दो हम ही हैं, बस इसके बाद हमें संतान ही नहीं करनी। क्यों? क्योंकि आगे की संतान के लिए वो सुविधाएं ही नहीं उपलब्ध हो पाएंगी, वही अपना जीवन काट के चले जाएंगे, वो संतानों के लिए कुछ सोचेंगे भी नहीं। क्या करेंगे संतान उत्पन्न करने के, इस जीवन में आएंगे परेशान रहेंगे फालतू में। इससे अच्छा कि हम आ गए बहुत है, अब हम जा रहे हैं। एक बच्चे के मानदंड को भी अपनाएं। कुछ जोड़े या कई अपने क्या होते हैं देश ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम दो हमारा एक, और ये सबसे अच्छा है बेटा। अगर जनसंख्या को आपको नीचे ले जाना है, आपको बराबर अच्छे सोर्स उपलब्ध कराने अपने बच्चों को, तो आपको ये अपनाना पड़ेगा।
घर में जितने कम बच्चे होंगे उतनी ही अच्छी क्या होती है, फैसिलिटी मिलती है। इसी प्रकार से देश में जितनी संख्या कम होगी उतनी ही ज्यादा क्या होती है, सुविधाएं उपलब्ध होती है। आप देश को हमेशा एक घर के तौर पर समझ के चलिए कि घर की जो व्यवस्थाएं मेंटेन होती है वो उसी प्रकार से देश की जो सरकार होती है वो भी क्या होती है, सरकार मेंटेन करती है। विवाह की जो वैधानिक आयु स्त्री के लिए 18 वर्ष होनी चाहिए और पुरुषों के लिए कितनी, 21 वर्ष। अब तो शायद सरकार ने बढ़ा करके स्त्रियों की भी कितनी, 21 वर्ष कर दी है। क्या होता है, पहले क्या होते थे, विवाह बहुत जल्दी हो जाती थी, कम आयु में विवाह हो जाएंगे तो बच्चे क्या होंगे, वो ज्यादा उत्पन्न करते रहेंगे। जब जितनी शादी लेट होगी उतनी क्या होती है, बच्चे कम पैदा करने के चांस रहते हैं। अब इसके बाद देखते हैं एक आदर्श गर्भ निरोधक की गुण। अब आते हैं हम अपने मुद्दे पर। गर्भ निरोधक होता क्या है, आप समझिए। गर्भ निरोधक कई प्रकार के होते हैं। अब गर्भ निरोधक आप उसमें मान लीजिए अपने नेचुरल मान लीजिए, बैरियर मान लीजिए, बहुत सारे हैं जो हमें गर्भ निरोधक आज हमें पढ़ने हैं। तो पहले तो आप समझिए गर्भ निरोधक करता क्या है। गर्भ निरोधक का जो मेन उद्देश्य होता है वो मेन उद्देश्य ये होता है कि शुक्राणु और अंडाणु को मिलने से रोकना। अगर ये नहीं मिलेगी, अगर अपने शुक्राणु और अंडाणु नहीं मिलेंगे तो उसमें क्या होगा, निषेचन नहीं होगा, और निषेचन नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, बच्चा या बेबी नहीं बनेगा। तो गर्भ निरोधक के जो गुण होते हैं वो कैसे कैसे होने चाहिए, देखो समझो। पहले तो ये क्या, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। हर मतलब मेडिकल स्टोर या कोई भी जनरल दुकान है वहां पर ये मिल जाना चाहिए, मतलब आसानी से उपलब्ध होने वाला होना चाहिए। आसानी से इसको उपयोग कर ले, कोई इसमें बहुत दिक्कत ना हो इसको उपयोग करने में। या बहुत आपकी जैसे शर्म वगैरह आती है, आपने देखा होगा कि जैसे लोग जाते हैं मांगने में या इन सब चीजों से रिलेटेड बात करने में व्यक्ति को शर्म आती है। तो सबसे पहले क्या, कैसा होना चाहिए, सब जगह उपलब्ध होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, आसानी से मिलने वाला। इसके अलावा ये जो अपने जो कपल हैं या जो जोड़े हैं उनमें जो मैथुन क्रिया होती है उस मैथुन क्रिया में कोई बाधा उत्पन्न ना करे, या मान लो उनकी जो काम इच्छा है उसमें कोई छेड़खानी ना करे। इसके अलावा इसके कोई भी क्या हो, साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए। ये होता है एक अपना आदर्श गर्भ निरोधक। ठीक है भाई, देखते हैं हितों की रक्षा करने वाला। हितों मतलब उसके हित में होना चाहिए, आसानी से उपलब्ध हो जाए, प्रभावी हो। मतलब प्रभावी मतलब ऐसा नहीं कि हमने यूज किया और वो काम नहीं कर रहा, तो क्या मतलब है, प्रभावी होना चाहिए। तथा पुनः चक्रित मतलब उसको दोबारा भी हम यूज कर सके, जिसका कोई दुष्प्रभाव नहीं हो। तथा कम से कम मतलब दुष्प्रभाव अगर हो भी तो क्या हो, बहुत बहुत रेयर हो या बहुत कम हो। यह उपयोगकर्ता की काम इच्छा, प्रेरणा तथा मैथुन में बाधक ना बने। ये सब किसके, आदर्श गर्भ निरोधक के क्या होते हैं, अपने कुछ एबिलिटी मान लीजिए, गुण मान लीजिए। अब इसमें देखते हैं गर्भ निरोधक की विधियां। अब हमें पढ़ना है एक एक करके, हम गर्भ निरोधक की विधियां पढ़ सकते हैं। कई सारी विधियां होती हैं गर्भ निरोधक की। तो सबसे पहले जो बात की गई है वो प्राकृतिक एवं परंपरागत विधियां। जो प्राकृतिक और परंपरागत विधियां होती हैं उसमें होता क्या है, इसमें आप देखिए प्राकृतिक और परंपरागत विधियां में हमारे जो रीजन आते हैं हम आपको बताते हैं। देखो इसमें क्या होता है कि शुक्राणु को अंडाणु से मिलने नहीं दिया जाता प्राकृतिक रूप से। कैसे, देखो क्या होता है, आपको ये पता होगा कि निषेचन की प्रक्रिया किस दौरान होती है। जो हमारा अंडोत्सर्ग होता है वो किस दौरान होता है, 14वें दिन होता है। तो आपको उस चैप्टर में, पिछले जनन वाले चैप्टर में भी आपको पढ़ाया था और यहाँ भी हम आपको बताएंगे। तो क्या होता है कि जो अपना क्या होता है, शुक्राणु होता है, शुक्राणु का जो जीवन काल होता है वो 72 घंटे के आसपास होता है, और अंडाणु का जो जीवन काल होता है वो 48 घंटे के आसपास। तो क्या होता है, हमें जो निषेचन की प्रक्रिया है, निषेचन की प्रक्रिया कब नहीं करनी चाहिए, 10 से लेकर के 17वें दिन के बीच में जनन वो निषेचन की प्रक्रिया या संभोग करने से रोक, अगर हम रुके हैं तो हम क्या होंगे, निषेचन से बच जाएंगे। ठीक है, पहला प्राकृतिक ये हो गया, हमने कोई भी फालतू चीज यूज नहीं की, बस हमने क्या किया कि इस दौरान हम संभोग से बचे। या अगर हम संभोग कर भी रहे तो जब हमारा क्या होता है, वीर्य का स्खलन होने वाला होता है वजाइना में, उसी दौरान हम क्या करते हैं, अपने शिश्न को बाहर निकालने वजाइना से। तो जो हमारा जो वीर्य है या शिश्न वो सीमेन है वो क्या होगा, वजाइना में ना गिर के बाहर गिर जाएगा, जिससे वहां पर अपने वीर्य अंदर एंटर नहीं कर पाएगा, शुक्राणु नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये भी रीजन हो गया। इतना क्लियर है, जब अपना क्या होना, स्खलन होने वाला ही हो उसी दौरान क्या करें, हम तुरंत अपने पेनिस को बाहर वजाइना या योनि से बाहर निकाल लें। हो गया। इसके अलावा क्या होता, जब तक स्तनपान की प्रोसेस चलती है, क्या होता है, स्तनपान की प्रोसेस होती है, तब तक क्या होते हैं, हमारे आतर्व चक्र नहीं चलते या अंडोत्सर्ग नहीं होता। उस दौरान भी क्या होते हैं, हम आराम से अपना ये संभोग की प्रक्रिया कर सकती हैं बिना निषेचन। लेकिन जितने भी प्राकृतिक प्रक्रियाएं होती हैं इनके सफल होने के चांस बेटा बहुत रिस्की होते हैं। ये कभी आप ये नहीं कह सकते 100%, इनको तो आप मान सकते हो 60 से 70% इनके चांस होते हैं कि ये गर्भ निरोधक की तरह वर्क कर जाए। इनके फेल होने के चांस क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। आप समझ में आ गए। तो प्राकृतिक जो होता है उसमें सबसे पहला क्या होता है, इसमें क्या करते हैं हम, अंडाणु को शुक्राणुओं से मिलने के लिए रोका जाता है। सबसे जो पहला पॉइंट है,
अंडाणु को शुक्राणुओं के संगम को रोकने के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसमें शामिल है, इसमें कई सारे पॉइंट आते हैं जो हम बताते हैं। सबसे पहले जो आवधिक संयम, आवधिक संयम मतलब पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, वही बताया हमने कि जब हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल आते हैं तो उसके 10वें दिन से लेकर के 17वें दिन के बीच में हमें संभोग नहीं करना। तब हम किससे बच जाएंगे? किससे? निषेचन से बच जाएंगे। निषेचन मतलब संतान प्राप्ति से बच जाएंगे। इसके अलावा बाह्य स्खलन या आंतरिक मैथन। बाह्य स्खलन मतलब ये होता है कि जैसे ही हमने आपको बताया कि जैसे ये स्खलन या वीर्य निकलने वाला हो, उसी दौरान हम अपने लिंग को योनि से बाहर निकाल लें। ठीक है, इसमें पुरुष साथी संभोग के दौरान वीर्य स्खलन से ठीक पहले स्त्री की योनि से अपना लिंग बाहर निकालकर वीर्य सेचन से बच सकता है। हो गया भाई। अब इसके बाद हम देखते हैं, यहां पर देखते हैं स्तनपान अनार्तव, लैक्टेशन एमिनोराइया। देखते हैं इसमें प्रसव के बाद स्त्री द्वारा शिशु को भरपूर स्तनपान कराने के दौरान अंडोत्सर्ग और आतर्भ चक्र क्या होते शुरू नहीं होता। इसलिए जितने दिनों तक माता शिशु को पूर्णतः स्तनपान कराना जारी रखती है, तब तक क्या कर सकते हैं, गर्भधारण के जो चांस होते हैं लगभग क्या होते हैं, शून्य के बराबर। लगभग बोल रहे बेटा, 100% नहीं बोल रहे। तो इसलिए क्या होती है, जो हमारी प्राकृतिक विधियां होती है ये ज्यादा कारगर नहीं होती हैं, इनकी फेल होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पे देखा जाए, ये वाले जो पॉइंट लिखा है बाह्य स्खलन, हो सकता है कि व्यक्ति मतलब क्या हो, उसका वीर्य निकलने वाला, उसको जब तक समझ में आए, वो जब तक अपने लिंग को बाहर निकाले तब तक वो हो सकता है इंटरकोर्स हो सके या स्खलन हो जाए, तो वो वीर्य वहीं रह जाएगा। तो निषेचन की चांस है ना बेटा इसमें। और इसमें क्या होती है, जो बात की जाए पीरियोडिक एब्स्टेंस की, तो पीरियड क्या होते हैं हर महिलाओं में हर प्रकार से होते हैं। कभी किसी के लेट हो जाते हैं, कभी बहुत सी रीजन हो जाते हैं, डेट भूल जाए, उन्हें पता नहीं, तो बहुत सी। तो ये जो जितनी भी हमारी प्राकृतिक विधियां हैं, ये इनकी असफल होने के चांस क्या होते हैं बेटा, बहुत ज्यादा होते हैं। इनके प्रभाव के हिसाब से मान लीजिए 60 से 70% इनका प्रभाव होता है, उनके अप्रभाव के चांस ज्यादा होते हैं। लेकिन इनके साइड इफेक्ट कोई नहीं होते बेटा, इनका कोई दुष्प्रभाव, क्योंकि हमने कोई भी बाहर से चीज यूज नहीं की है, ना ही हमने कोई मेडिसिन ली है, ना ही हमने कोई बैरियर लगाया, कुछ नहीं किया। ये सब नेचुरल प्रोसेस, इसलिए इनके क्या होते हैं, साइड इफेक्ट क्या होते हैं, लगभग शून्य के बराबर होते हैं। हालांकि इनकी असफल रहने की दर क्या होती है, काफी ज्यादा होती है। इसके बाद देखते हैं बैरियर। अब बैरियर बेटा कई प्रकार के होते हैं, डायफ्राम, बॉल्ब, या मान लीजिए कॉन्डोम। कॉन्डोम आपने बहुत नॉर्मली वर्ड सुना होगा, आपने देखा भी हो सकता है कुछ बच्चों ने देखा भी हो। ठीक है, तो कॉन्डोम क्या होता है, बहुत नॉर्मली हम देखते हैं। तो हम बैरियर या रोध, बैरियर देखते हैं, बैरियर लगा देना मतलब शुक्राणु और अंडाणु को मिलने ही ना देना, उनके बीच में क्या करते हैं, हमने एक बैरियर पार्टीशन लगा दिया। तो सबसे पहले इसमें क्या आता है, हमारा कंडोम या निरोध आता है। तो बैरियर क्या होता है, इन विधियों के अंतर्गत अंडाणु और शुक्राणु को भौतिक रूप से मिलने नहीं दिया जाता। भौतिक रूप से मतलब क्या होता है, इनके बीच में भौतिक क्या करते हैं, एक बैरियर लगा देते हैं। और बैरियर कौन सा, कंडोम हो या अपना डायफ्राम। तो सबसे पहले आता है हमारा कंडोम। ये क्या होता है, इसकी संरचना समझ लीजिए, संरचना आपको समझा दें, शायद हम आपके लिए लाए भी होंगे। देखो ये जो हमारा कंडोम होता है, ये क्या करता है, रबड़ का बना होता, पतली इलास्टिक टाइप की होती है, पतली ग्रिप होती है, जो करती है शुक्राणु को। अब ये यहाँ पर ये जो दिखाया गया, ये कौन सा, मेल कंडोम है। ये क्या है, मेल कंडोम। इसकी जो संरचना होती है वो इस प्रकार से होती है बेटा, इस प्रकार से, मतलब यहां से खुला होगा ताकि यहां से पेनिस अपना अंदर करे, और यहां पर ये क्या होता है, बंद होता है। यहां पर ये बंद होता है ताकि यहां से स्पर्म अंदर अपना वीर्य आगे निकल ना सके, ये पुरुष होता है। और यहां पर ये जो दिखा गया है, ये कौन सा है अपना, ये अपना फीमेल कॉन्डोम। लेकिन फीमेल कॉन्डोम क्या होता है, ये भी यहां से ओपन होता है। अब यहां पर आपको दो ये तो दिख तो रहा, लेकिन ये क्या होता है, क्लोज होता है बेटा। ठीक है, ये भी अपना क्या है, ये ओपन है और ये क्लोज होता है, इधर से ये बंद होता है। अगर दोनों तरफ से खुला हुआ तो क्या मतलब, यहां से तो आराम से अपना वीर्य निकल जाएगा। ठीक है, ये बना किसका होता, रबड़ या लैटेक्स का ये पतला सा बैरियर होता है, जो क्या करता है, शुक्राणु और अंडाणु के मिलन को रोकता है। इसको करते हैं संभोग से पहले ही करते हैं पुरुष। अगर हम पुरुष कंडोम की बात करें तो पुरुष यूज करेगा, और महिला की बात करें तो महिला यूज करेगी। तो इसके कुछ पॉइंट हम पढ़ लेते हैं, देखते हैं। पुरुष के लिए निरोध लिंग को ढकता है, जबकि स्त्री के लिए जो अपना निरोध मान लीजिए वो किसको, योनि को कवर करेगा, और किसको, गर्भाशय से ग्रीवा को भी कवर करता है। इतना क्लियर है। कंडोम संभोग से ठीक पहले उपयोग किए जाते हैं, यह स्खलित शुक्राणु को स्त्री जनन मार्ग में घुसने से रोकते हैं। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। देखो कंडोम क्या है, बहुत मशहूर है। क्यों, देखो कंडोम आप मान लीजिए बहुत जरूरी भी है। एक तो क्या होता है, हम इसको मानते हैं कि इसको एक हिसाब से मान सकते हैं आप, आदर्श गर्भनिरोधक मान सकते हैं हमारे नजरिए से। देखो पहले आपको हम नजरिए गिनाते हैं। एक तो क्या है, ये हर कहीं उपलब्ध हो जाता है, बहुत महंगा भी नहीं आता। इसके अलावा सरकार, जो सरकारी अस्पताल होते हैं उसमें फ्री अवेलेबल कराए जाते हैं, और इसको पहनने में क्या होती है, बहुत आसानी होती है। इसके अलावा
इसमें क्या होती है, प्राइवेसी बनी रहती है, उपयोगकर्ता की प्राइवेसी बनी रहती है। इसमें किसी डॉक्टर की सहायता नहीं लगती कि हम इसको लगाने में या इसको यूज करने में किसी डॉक्टर की हमें सहायता लेनी पड़ी। इसको आराम से उपयोगकर्ता आराम से यूज कर सकता है, इससे उसकी प्राइवेसी बनी रहती है। बहुत सस्ता होता है और आराम से हर मेडिकल स्टोर, अब तो जनरल स्टोर पर भी ये आराम से मिल जाते हैं। इसके अलावा सरकार जो होती है, सरकारी अस्पतालों में क्या होती है, फ्री बांटे भी जाती है, जिसको निरोध के नाम से बांटा जाता है। यह उपयोगकर्ता को यौन संचारित रोगों, सबसे बड़ी रीजन तो ये है कि ये किससे बचा देता है, अपने जो भी यौन संचारित रोग है, एड्स वगैरह, जितने भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज हैं, उन सबसे बचाता है। सबसे बड़ा रीजन तो ये मान लीजिए इसका। आसानी से उपलब्ध एवं फेंकने योग्य, इन्हें स्वयं ही लगाया जा सकता है और इस तरह उपयोगकर्ता की क्या बनती है, गोपनीयता या प्राइवेसी बनी रहती है। अब इसके बाद ये तो आपको बता चुके हैं। अब इसके बाद देखते हैं डायफ्राम, गर्भाशय, ग्रीवा टोपी तथा वॉल्ट। पहले समझिए, आपको यहाँ पर एक दो डायग्राम आपको समझ, जैसे ये दिया गया हमारा डायफ्राम, ठीक है। अब डायफ्राम को करते हैं, जो महिलाओं की जो क्या होती है, ग्रीवा वाला भाग होता है, वहां पर इसको इस तरीके से फिट कर दिया जाता है, यहाँ पर फिट कर दिया, और इस पर क्या होती है, कुछ क्रीम या जेल लगाई जाती है जो शुक्राणु को खत्म करती है, उनको नष्ट करते हैं। जब यहाँ से हमारा शुक्राणु आता तो इसके आगे नहीं जा पाएगा और यहीं पर वो क्या करता है, खत्म कर दिया जाता है। इतना क्लियर है। तो एक हिसाब से बल्ब एक टोपी नुमा संरचना होती है इस तरीके की, इस तरीके से ऐसे इसको फंसा के लगा दिया जाता है, ठीक है। ये अपनी क्या होती है, बाल नुमा या बाल होता है, इसको इस तरीके से लगा जाता है। ग्रीवा टोपी, डायफ्राम, ये सब की संरचना क्या होती है, इसी तरीके की होती है। इसका काम वही है। यह रबर से बने रोधक हैं जो स्त्री के जनन मार्ग में क्या करते हैं, सहवास की पूर्व, मतलब संभोग के पहले क्या करते हैं, यूज किए जाते हैं। किसको ढकने के लिए, ग्रीवा को ढकने के लिए लगाए जाते हैं। ये गर्भाशय ग्रीवा को ढकने के लिए लगाए जाते हैं। ये गर्भाशय ग्रीवा को ढककर शुक्राणु के प्रवेश को रोककर गर्भाधान से छुटकारा दिलाते हैं। इन्हें पुनः इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन कॉन्डोम को बेटा दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाता, ठीक है। इसके साथ ही इस रोधक साधनों के साथ साथ शुक्राणु नाशक, वो जो हमारी क्या होती है, कैप होती है, डायफ्राम होती है, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, कुछ क्रीम या जेली लगाते हैं, जो क्या करते हैं, शुक्राणु को नष्ट करने का काम करते हैं। प्रायः इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इनकी गर्भ निरोधक क्षमता क्या होती है, बनी रहती है। मान लीजिए हमने एक बार वो डायफ्राम यूज किया, फिर उसको जब हम दोबारा संभोग करेंगे तो उसको धुल करके उस पर जेल या क्रीम लगा के फिर से हम यूज करेंगे, जिससे क्या होगा, हम दोबारा जब निषेचन होगा तो निषेचन सॉरी क्यों जब क्या होगा, दोबारा संभोग की प्रक्रिया होगी तो उसके दौरान जो भी शुक्राणु अंदर जाएंगे उनको क्या करेगा, जो हमने जेल लगाया है उसको खत्म कर देगा या उनको नष्ट कर देगा, ठीक है भाई। देखो ये यहाँ पर अपने कहां पर, योनि वाले भाग या ग्रीवा वाले भाग में इसको इस तरीके से फिट किया जाता है। सर्विक्स या ग्रीवा, ये यहाँ पर से शुक्राणु है, ये जो सर्विक्स लिखा है इसका मतलब होता है बेटा ग्रीवा वाला भाग, ठीक है। अब यहीं से अगर किसी ने पूरा डिटेल में पढ़ा तो उनको ग्रीवा और सर्विक्स सब मतलब पता होगा। अब यहाँ पर देखते हैं अंतः गर्भाशय युक्तियां। अब ये अंतः गर्भाशय युक्तियां होती क्या, इसमें क्या करते हैं, कुछ ऐसी डिवाइस होती हैं जिनको हम क्या करते हैं, अपनी गर्भाशय में फिट करते हैं। ये किसकी बात हो रही है, स्त्रियों में, ये पुरुषों में नहीं लगाई जाती। ये कहां पर यूज करते हैं, जो भी हमारी क्या होती है, स्त्रियां होती हैं, डॉक्टर या किसी नर्स की सहायता से उन डिवाइसों को कहां पर, अपनी गर्भाशय में फिट करती हैं। अब इनका काम क्या करता है, ये जो डिवाइसें होती है ये क्या करती हैं, या तो शुक्राणु को खत्म कर देंगे या शुक्राणु की जो कार्य करने की क्षमता है, उसकी जो आगे बढ़ने की या निषेचन करने की क्षमता उसको खत्म कर देंगे। इसके अलावा अगर हार्मोनल है तो जो हमारा गर्भाशय है उस गर्भाशय को निषेचन के बाद अंतरारोपण योग्य नहीं रहने देंगे। मतलब जैसे मान लो शुक्राणु अंदर भी चला गया, निषेचन हो भी गया, तो निषेचन के बाद जो भी हमारा क्या बना, जाइगोट बना, तो उसको क्या होगा, कहां पर, अंतरारोपण में, एंडोमेट्रियम में अंतरारोपित होगा, तभी बेबी बन पाएगा। तो उसको क्या करेगा, उसको वहां पर अंतरारोपित होने लायक सिचुएशन ही नहीं रहने देंगे। तो क्या होगा, अंततः क्या होगा, शिशु नहीं बनेगा। यही क्या पर्पज है किसका, गर्भ निरोधक का। तो इसमें देखते हैं, यह जो युक्तियां होती हैं डॉक्टरों या अनुभवी नर्सों द्वारा योनि मार्ग से गर्भाशय में लगाई जाती हैं। ये शुक्राणुओं की भक्षाणु क्रिया को बढ़ा देते हैं। भक्षाणु क्रिया मतलब उनको खाने की, वहां पर जैसे ही वहां पाएंगे उनको खत्म करके मार दिया जाएगा, ठीक है। AK-47 लगा दी जाती, जैसे ही कोई दुश्मन आया धाधा धाधा करके सबको मार दिया जाएगा। इसके बाद देखते हैं जो IUDS का मतलब होता है बेटा इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। अब सीधा IUDS का ही वर्ड का यूज किया गया, तो आप समझते जाना। IUD गर्भाशय में देरी या बच्चों के जन्म में अंतराल के लिए आदर्श गर्भ निरोधक है। देखो अब जैसे कोई कपल है, मैरिड कपल है, उन्हें क्या है, अभी बच्चे उत्पन्न नहीं करने या बच्चों के बीच में क्या करना, गैप करना, तो उन सब चीजों के लिए हम क्या करते हैं, IUD का यूज करते हैं। इसके अलावा जितने भी गर्भ निरोधक है इन सब का भी इसी के लिए यूज किया जाता है बेटा। अब इसमें देखते हैं सबसे पहले कौन सी हमारी औषधि रहित IUDS, मतलब नॉन मेडिकेटेड। हम इसमें क्या करते हैं,
कोई भी वो मेडिसिन का यूज नहीं करते और औषधि रहित, उसके नाम से पता चल रहा है। यह शुक्राणुओं की गतिशीलता को कम करती है, शुक्राणुनाशक प्रभाव को दर्शाती है। इसका जो सबसे अच्छा एग्जांपल है वो कौन सा है? लिप्स लूप, जो हमारे एनसीईआरटी में बेटा हम वही डायग्राम लाए सबसे। अब इसके बाद आते हैं तांबा मोचक आयोडीन। अब ये जो तांबा मोचक मतलब जो कॉपर आयन को रिलीज करती हो, एक ऐसी इंट्रायूटेराइन डिवाइस जो क्या करे, कार्बन और कॉपर आयन को मुक्त करे। कॉपर आयन को मुक्त करेंगे, कॉपर आयन क्या करता है? शुक्राणु की जो गतिशीलता होती है उसको क्या करता है? कम कर देता है। गतिशीलता कम होगी और वो सही टाइम पर पहुंच नहीं पाएगा, तो उसकी क्या होगी? निषेचन की क्षमता भी क्या होगी? कम हो जाएगी। ये कौन करता है? अपना कॉपर आयन। ठीक है भाई, तो कॉपर आयन क्या करता है? शुक्राणुओं की गतिशीलता तथा उनकी निषेचन क्षमता को करता, कम कर देता। जब वो तेजी से भाग नहीं पाएंगे, निषेचन क्षमता कम हो जाएगी, तो निषेचन ही नहीं हो पाएगा, और जब निषेचन नहीं होगा तो बेबी नहीं बन पाएगा। और उसके कुछ एग्जांपल दिए हैं, कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीलोड 7। अब इनके जो नाम है, नाम अलग अलग क्यों है? क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमने कोई एक चलो दिखा दी एग्जाम्पल, लाए है क्या डायग्राम। जैसे ये मान लीजिए हमारी कॉपर टी है कोई, ठीक है। अब इस कॉपर टी पर हमने कितना कॉपर आयन लगाया होगा, इसी आधार पर वो क्या होते हैं कि नाम बदल जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर लिखा है कॉपर 7, कॉपर मल्टीलोड 375, तो हमने उस कॉपर टी पर कितना कॉपर आयन चढ़ाया हुआ है, ये उसके नाम के अकॉर्डिंग बन जाता है। आपने भी देखा होगा कि साबुन जो होते हैं वो कई कंपनियों के आते हैं, इसी प्रकार से उसी आधार पर अब कंपनी तो अलग होती है और उनमें क्वालिटी भी अलग अलग हो जाती है, तो ये क्वालिटी के आधार पर इनके नाम बदल गए। लेकिन इन सबका मेन पर्पज क्या होता है? कॉपर आयन मुक्त करेंगे, और कॉपर आयन जब मुक्त करते हैं तो उससे क्या होता है? शुक्राणुओं की गतिशीलता कम हो जाती है और निषेचन की क्षमता भी कम हो जाती है। देखो इनको लगाया कहाँ जाता है, ये देखो ये गर्भाशय में इस तरीके से हमारी क्या होती है? कॉपर टी लगी रहती है। और बाहर देखो कॉपर टी क्या होती है? हमारी इस तरीके की कुछ संरचना होती है, ये इस तरीके होते हैं, और इसमें कुछ पतले पतले धागे लगे रहते हैं, जिसको बाहर मतलब ये बाहर रहते हैं, इनको आराम से खींच करके अंदर बाहर निकाल लिया जाता है। इतना क्लियर है भाई? अब देखते हैं यहाँ पर, अब हार्मोन मोचक। अब क्या होती है? कुछ हार्मोन मोचक आईओडी भी होती है, इंट्रायूटेराइन डिवाइस होती है, या कुछ टैबलेट भी आती है। लेकिन हम यहाँ पर अभी किसकी बात कर रहे हैं? इंट्रायूटेराइन डिवाइस की बात कर रहे हैं। तो इंट्रायूटेराइन डिवाइस में कौन से अपने प्रोजेस्टाजर्स और LNG-20, जो हमारी किसकी बात है? हार्मोन। हार्मोन का काम क्या करता है? ये गर्भाशय को उस योग्य रहने ही नहीं देता कि निषेचन के बाद क्या अंतरारोपण की प्रक्रिया हो, और अंतरारोपण की प्रक्रिया हो उसके बाद शिशु का निर्माण हो। तो यह जो अपनी क्या होती है? गर्भाशय को भ्रूण के रोपण के लिए अनुपयुक्त और गर्भाशय ग्रीवा को शुक्राणुओं को विरोधी बनाती है। तो ये जो हार्मोन होते हैं, हार्मोन युक्त जो भी अपनी डिवाइस होती है, इनका काम क्या होता है? पहली बात तो ये क्या करती है, जो भी हमारा क्या है गर्भाशय, उस गर्भाशय को ऐसा बना देंगे कि वहां पर अंतरारोपण या इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया नहीं होगी। इसके अलावा उसको क्या कर देंगे कि जो उनका सर्विक्स है और ग्रीवा है, वो क्या करेंगे? शुक्राणुओं को अंदर आने ही नहीं देंगे, वहीं खत्म कर देंगे। इस प्रकार की क्या होती है? कुछ प्रक्रियाएं हो जाती है, किसकी वजह से? हार्मोन मोचक आईओडीएस या हार्मोन रिलीजिंग आईओडीएस। उसके उदाहरण क्या है? प्रोजेस्टाजर्स और LNG-20। अब इसके बाद देखते हैं मौखिक गर्भ निरोधक। ठीक है, अब ये क्या होती है? कुछ टैबलेट्स या पिल्स होती हैं, जिनको करते हैं फीमेल्स को इनटेक करती है। इनको क्या करते हैं? डेली। अब पहले जो थी वो क्या थी? जो पिल्स थी वो लगातार 21 दिन ली जाती थी। फिर जो हमारी लखनऊ रिसर्च ड्रग इंस्टीट्यूट है उसने एक टैबलेट बनाई थी, इसका नाम था सहेली। इन ये जो टैबलेट होती है ये क्या होती है? या तो इनमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता या प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता। अब आपको हम एक बात बता दें कि इनमें प्रोजेस्टेरोन क्यों होता। आपको भी पता है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल कब हाई होता? जब प्रेगनेंसी की अवस्था होती है। और प्रेगनेंसी की जब अवस्था होती है तो उस दौरान ना तो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है और ना ही हमारा क्या होता है? अंडोत्सर्ग होता है। तो हमारी बॉडी को केवल ये फील होता रहता है जब प्रोजेस्टेरोन हाई रहता है कि हम जो स्त्री है वो गर्भवती है, दिमाग में यही जाती है। तो उस दौरान ना तो हमारा LH हार्मोन मुक्त होता, और LH हार्मोन मुक्त नहीं होता तो अंडोत्सर्ग भी नहीं होता। इसलिए इन टैबलेट में क्या करते हैं? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का कॉम्बिनेशन देते हैं, या तो प्रोजेस्टेरोन बस होगा या प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। ये जो पिल्स होती है वो मुंह के द्वारा खाई जाती है। ठीक है, तो पहले कुछ अपनी ऐसी टैबलेट्स होती थी जिनको लगातार लिया जाता था, पहले दिन से लेकर के 21 दिन लिया जाता, तो लास्ट के दिन में क्या होता? बंद कर दिया जाता, ताकि अपनी क्या हो सके? पीरियड्स या जो अंतः स्तर है वो टूट करके निकल सके। फिर जब पीरियड्स हो जाते थे फिर दोबारा से क्या करते हैं? इनको 7 दिन लेना शुरू कर देते। देखो यहाँ पर हम एक पिल्स के लिए आपके लिए लाए भी डायग्राम। देखो यहाँ क्या है? पहले दिन से क्या किया? शुरू किया गया, और कहाँ कब तक ली जाती है? 21 दिन तक ली जाती है। उसके बाद ये जो यहाँ पर ये टैबलेट लगी है बेटा, ये केवल इसलिए लगी है कि आपकी गिनती खराब ना हो। इनमें क्या करती है? ये आयरन की टैबलेट दे देते हैं, इसमें साथ में आयरन और जिंक वगैरह इसमें मिलाते हैं। इसमें इनमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नहीं होगा। क्यों? इनका रीजन ये है
कि जब अपनी ब्लीडिंग होती है तो उस दौरान काफी हार्मोन वो उसकी आयरन की कमी हो जाती है, जिंक कमी हो जाती है। और ये टेबलेट इसलिए दी गई है ताकि गिनती ना खत्म हो। यहां से हमने एक बार शुरू किया, फिर ये क्रम चलता रहेगा लगातार, ये क्रम इस तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। यहाँ खत्म हुई, फिर से शुरू कर दी, फिर से आया, फिर इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे, फिर इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। इनको सबको साफ कर दी, नहीं वहां पर गंदगी हो जाएगी। तो अब इतना समझ में आ गया। मौखिक गर्भ निरोधक महिलाओं के द्वारा खाया जाने वाला एक अन्य गर्भ निरोधक प्रोजेस्टेरोन तथा ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है। यह मुंह से टिकिया, अब टैबलेट्स जो आप देखी होंगी जो पिल्स के रूप में ली जाती है, और ये गोलियां पिल्स के नाम से लोकप्रिय है। ये गोलियां या पिल्स के रूप से क्या होती है जाना जाता है। ये जो गोलियां होती है वो 21 दिन तक प्रतिदिन ली जाती हैं, और इन्हें आवर्त चक्र या माहवारी की प्रथम 5वें दिन से मुख्यतः शुरू किया जाता है, या पहले दिन से ही शुरू करनी चाहिए। गोलियां समाप्त होने के 7 दिनों के अंतर के बाद फिर से दोबारा से हम क्या करते हैं, वो पिल्स लेना शुरू कर देते हैं। इसे फिर से वैसे ही लिया जाता है जैसे हमने शुरुआत की थी। इसको तब तक जारी रखते हैं जब तक हमें क्या करना है, संतान की उत्पत्ति नहीं चाहिए। ये अंडोत्सर्ग और रोपण को संदमित करते हैं, और गर्भाशय ग्रीवा की श्लेष्मा की गुणता को भी बदल देते हैं। देखो आपको भी पता था, जो हमारी ग्रीवा होती है, ग्रीवा में क्या होता है, म्यूकस होता है। म्यूकस की वजह से स्पर्म अंदर नहीं जा पाते, तो उस जो म्यूकस की म्यूकिसिटी को बढ़ा देंगे। मतलब से कोई गोंद है वो बहुत ढीली है, मतलब ऐसे मान लीजिए कि कैसी बात बताएं, ये जैसे मान लीजिए बोतल है, इसमें पानी है, ठीक है, इसमें अगर हम कोई चीज डालेंगे तो वो जल्दी से नीचे आ जाएगा। लेकिन अब इस पानी को हम किसमें बदल ले, चाशनी में बदल ले, बहुत गाढ़ा चाशनी बना दें। जब इसमें हम कोई सिक्का डालें, कुछ डालें, तो वो ऊपर ही फंस के रह जाएगा। तो यहाँ पर ये जो म्यूकस की बात हो रही है, म्यूकस की बात ग्रीवा की ये हो रही है कि जब हमारे स्पर्म जाते हैं, नॉर्मली तो जो म्यूकस रहता है वो नॉर्मल ही रहता है, लेकिन क्या होता है जैसे हम पिल्स को लेना शुरू कर देते हैं, वो म्यूकिसिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो स्पर्म भी क्या होते हैं अंदर घुस नहीं पाते। समझे? क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान यही होता है। प्रेगनेंसी जब बेबी स्त्री गर्भवती हो जाती है, या जाइगोट अपना इम्प्लांट हो गया, तो उस दौरान क्या होता है, ग्रीवा क्या होता है एकदम चोकसा हो जाता है। वहां पर बहुत ज्यादा म्यूकोसिटी या गाढ़ापन बढ़ जाता है, जिससे चीजें क्या होता है कि अंदर एंटर ना कर पाए और अंदर की चीजें बाहर ना निकल पाए। अब ये जो पिल्स होती हैं बहुत प्रभावी होने के साथ साथ क्या होती हैं, इनके कम दुष्प्रभाव वाली भी होती है। ठीक है, अब एक जो हमारी पिल्स का नाम आपने सुना होगा, सहेली। ये सहेली जो उसकी जो खोज की थी वो किसने की थी, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ, केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ। ये आपको याद होना चाहिए हर हालत में कि सहेली जो गर्भ निरोधक गोली है उसको किसने मतलब बनाया था सबसे पहले। यह हफ्ते में क्या होती, एक बार ली जाती थी, और जो गोलियां थी वो क्या ली जाती, वो डेली ली जाती थी। ये केवल हफ्ते में एक बार ली जाती थी, और इन्हीं की जो गर्भ निरोधक की जो कैपेसिटी थी वो क्या थी, अन्य टैबलेट्स की अपेक्षा ज्यादा थी। ये उच्च गर्भ निरोधक क्षमता वाली होती थी। तो ये आपको यहां पर बता चुका। अब देखते हैं इंजेक्टेबल अथवा इम्प्लांट्स। अभी तक क्या थी, हमने सबसे पहले क्या देखा था, नेचुरल देखा था, उसके बाद हमने बैरियर देखा था, बैरियर के बाद इंट्रायूटेराइन डिवाइस देखा था, इंट्रायूटेराइन डिवाइस के बाद हमने क्या देखा था, हार्मोनल देखा था। अब हम देखते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन में होता क्या है बेटा, कुछ नया नहीं होता। इसमें भी जो हम चीजें इम्प्लांट मतलब होता है स्किन के नीचे कुछ चीजों को लगाना या इंजेक्शन देना वगैरह। तो इसमें होता क्या है, जो भी हम चीजें इम्प्लांट करती हैं स्किन के अंदर, वो भी क्या होती है, किसकी बनी होती है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की बनी होती है। उनमें क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। देखो ये क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये माचिस की तीली की तरह क्या होती है, आपको पत्ती दिख रही है। इन पत्तियों का करेंगे स्किन के नीचे क्या होती है, लगा दी जाती है। देखो यहाँ पर ये जो स्किन के नीचे लगा दी जा रही है। अब इसके दौरान क्या होता है, हार्मोन, कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मुक्त होता रहता है। जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मुक्त होता रहेगा तो उससे भी क्या होगा, अंतरारोपण की प्रक्रिया नहीं हो पाती है, या निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। अब निषेचन तो तभी होगा ना जब बेटा अंडाणु होगा। स्त्रियों द्वारा प्रोजेस्टेरोन अकेले या फिर एस्ट्रोजन के साथ साथ इसका संयोजन भी टीके या त्वचा के नीचे, या तो इसके टीके लगाए जाते हैं, ठीक है, वैक्सीन जानती हो, टीके लगाए जाते हैं, या करते हैं स्किन के नीचे उनको क्या करते हैं, अंतरारोपित या इम्प्लांट किया जाता है। इसके कार्य की विधि ठीक गर्भनिरोधक गोलियों की भांति होती है तथा काफी लंबी अवधि के लिए ये प्रभावशाली होती है। ये कम से कम 3-3 महीनों के लिए, एक बार जब इम्प्लांट करा लेते हैं ये, तो लगभग 3-3 महीनों तक क्या करती है, कारगर रहती है। अब इसके बाद देखते हैं शल्य क्रिया विधि। ये मान लीजिए कि अगर आपको संतान की प्राप्ति आप कर चुके हैं, इसके बाद भी आपको बनी सी बात है कि संभोग की प्रक्रियाएं जारी रहेंगी, तो इनको आपको करना, अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं करनी है तो सबसे अच्छा और उचित जो माध्यम है वो कौन सा है, अपना शल्य क्रिया है। अब शल्य क्रिया क्या होता है, आपने नसबंदी सुना होगा, महिला नसबंदी और पुरुष नसबंदी। जो हमारी पुरुष नसबंदी होती है उसको हम बोलते हैं वैसेक्टोमी, और जो महिला नसबंदी होती है उसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। तो चलिए हम सबको समझाते हैं काम कैसे करती है। देखो
हम क्या करते हैं, पुरुष नसबंदी में होता क्या, पुरुष नसबंदी में ये जो हमारा शुक्रवाहक होता है, क्या होता है शुक्रवाहक, यहां से देख रहे हैं आप, अधिवर्षण से शुक्रवाहक निकला, यहां से ऐसे घूमते हुए अपने शुक्राणु को ले जाएगा, यहां से ये दूसरा निकला, यहां से घूमते हुए ले जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लो ये टेस्टिस है, इसमें शुक्राणु बने, इससे अधिवर्षण लगा, इस अधिवर्षण से शुक्रवाहक गया, शुक्रवाहक गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इस शुक्रवाहक को यहां से ऐसे काट दें, यहां काटने के बाद इनको यहां से ऐसे टाइट बांध दें, ठीक है। तो यहां से शुक्राणु आएंगे, लेकिन यहां आगे नहीं जा पाएंगे। जब यहां आगे नहीं जा पाएंगे तो हमारा जो वीर्य होगा, अब वीर्य किस किस से मिलकर के बना था, शुक्रद्रव, जो सेमिनल फ्लूइड था अपना, उससे और स्पर्म से मिलकर के वीर्य बना था। तो उसमें क्या होंगे, वीर्य में शुक्राणुओं की क्या होगी, अनुपस्थिति हो जाएगी, और शुक्राणु ही निषेचन करती है, सेमिनल फ्लूइड तो निषेचन करता नहीं है। तो जब जो भी हमारा वीर्य निकलेगा उसमें शुक्राणु नहीं होंगे, और शुक्राणु नहीं होंगे तो निषेचन की प्रक्रिया भी क्या होगी बेटा, रुक जाती है। ये जो प्रक्रिया होती है बहुत सरल होती है, हल्का सा चीरा लगा करके वृषण कोश से शुक्रवाहक निकाला और उन्होंने क्या किया, हल्का सा चीरा लगा कर उसको टाइट बांध देते हैं। तो ये क्या होती है, परमानेंट होती है, और इसके रिवर्स होने के चांस क्या होती है बेटा, बहुत कम हो जाते हैं। ये जो प्रक्रिया होती है पुरुष नसबंदी क्या होती है, महिलाओं से आसान होती है। देखो इनको बाहर निकाला, किसको, अपने शुक्रवाहक को, और कट करके दोनों को टाइट बांध दिया ताकि यहां से शुक्राणु यहां पहुंच ना पाए। अब हमारी जो महिला नसबंदी होती है उसमें क्या होता है, महिला नसबंदी में क्या करते हैं, ये प्रक्रिया तभी होती है जब मान लीजिए आप बेबी बर्थ दिया है और सिजेरियन के द्वारा होता है, क्योंकि इसमें क्या करते हैं, ऑपरेशन करना पड़ता है, आपके एब्डोमिनल पार्ट को कट करके यहां पर अपने ये जो होते हैं, देखो ये हमारे यहाँ पर अंडाशय है, अंडाशय से अंडाणु मुक्त हुआ, ऐसे ये तैरते हुए यहाँ आता है, ठीक है। यहाँ से अपने शुक्राणु आते हैं, तो क्या करते हैं हम, अपनी जो क्या होती है फैलोपियन ट्यूब होती है उसको कट करके बांध देते हैं। जब फैलोपियन ट्यूब कट करके बांध देंगे तो यहाँ से जो शुक्राणु आए वो आगे नहीं पहुंच पाएंगे, यहाँ से अंडाणु नहीं आ पाएगा, तो इनका निषेचन नहीं हो पाएगा। और जब निषेचन नहीं होगा तो क्या संतान की प्राप्ति नहीं होगी। तो इससे हम क्या करेंगे, अपने जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगा सकते हैं। लेकिन ये कब करनी चाहिए, ये प्रक्रिया तभी करनी चाहिए जब आप संतान की प्राप्ति कर चुके हैं, अब आपको और संतान नहीं चाहिए, क्योंकि ये क्या होती है, इरिवर्सिबल होती है। इनको दोबारा आप सोचो कि इनको फिर से धागा खोल के फिर से जोड़ दें, तो ऐसा नहीं होता। ये चेम्बर का कोई पाइप नहीं है कि आपने कट किया फिर बाद में एमसी लगा के उसको जोड़ दिया, तो आपकी क्या होती है, शल्य क्रिया वाली कंप्लीट होती है। देखते हैं इसमें होता क्या। यह युग्मक परिवहन को रोकने में मदद करती है और इससे गर्भाधान को रोका जाता है। यह जो तकनीकें होती हैं बहुत ही प्रभावशाली होती है। प्रभावशाली तो ये मान लीजिए कि आप डेटॉल का ऐड देखा है, इसको यूज करने के बाद एक दो जो आपको कीटाणु दिख जाते हैं वो कीटाणु भी नहीं दिखते हैं। ये 100% एफिशिएंट होती है, समझे, इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। और लेकिन ये कब करवानी चाहिए, जब आप अपनी संतान प्राप्ति कर चुके हैं, क्योंकि ये रिवर्सिबल नहीं होती है, ये इरिवर्सिबल होती है। तो देखते हैं ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, ये पुरुषों, ट्यूबेक्टोमी सॉरी महिलाओं की होती है। महिलाओं में नसबंदी, ट्यूबेक्टोमी का मतलब होता है महिलाओं में नसबंदी। इसमें स्त्री की उदर में छोटा सा चीरा मारकर, छोटा नहीं बेटा काफी अच्छा चीरा मारना पड़ता है, अथवा योनि द्वारा डिंब वाहिनी नली का छोटा सा भाग निकालकर बांध दिया जाता है। कट किया उसको, कट करने के बाद बांध दिया जाता है। ज्यादातर जो सलाह दी जाती है नसबंदी की वो पुरुष नसबंदी की सलाह दी जाती है, क्योंकि वो बहुत छोटा सा ऑपरेशन होता है। आपके वृषण कोष से खींच करके उन्होंने किसको निकाला, और शुक्रवाहक को निकाला और उसको कट करके वहीं बांध के फिर से लगा दिया, तो हल्का सा चीरा लगता है उसमें। इसमें तो पूरे एब्डोमिनल को काट के रख देते हैं। इसके बाद देखते हैं वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी पुरुषों में नसबंदी, इसमें अंडकोश के अंदर शुक्रवाहक में चीरा मारकर छोटा सा भाग काट करके निकाल करके उसको बांध दिया जाता है, ठीक है। अगर इसको देखना भी हो तो अपने इसी चैनल पर नसबंदी के बारे में छोटा सा दो वीडियो हमने बनाया है। महिला नसबंदी के बारे में बनाया, वो शॉर्ट वीडियो है, और पुरुष नसबंदी के बारे में भी बनाया, वो भी ज्यादा बहुत बड़ा नहीं, 2 मिनट का है, तो आराम से आप जाकर के देख सकते हो, वहां पर हम डिटेल्ड बताया उसको। अब देखते हैं यहाँ पर जो हमारा नया टॉपिक है वो क्या कहता है, सगर्भता या सगर्भता का चिकित्सीय समापन, एमटीपी। क्या होता है एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। आपने सुना है एमटीपी, एमटीपी नॉर्मल वर्ड आपने सुना होगा एबॉर्शन, सुना है एबॉर्शन, ये वही है एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी। मतलब जो प्रेगनेंसी हुई है उसको कर दें, खत्म कर दें, पूरा समय काल पूर्ण ना हो, समय काल पूर्ण होने के पहले हम कर दें, उस सगर्भता को हम खत्म कर दें। ये हमारी क्या कहलाती है, एमटीपी कहलाती है, सगर्भता समापन, चिकित्सीय सगर्भता समापन। अब ये क्यों करवानी चाहिए, मतलब क्यों होती है ये, देखो क्या होता है कि कभी जैसे रेप वगैरह केस हो जाए, तो रेप वगैरह के केस के दौरान जैसे मान लो जो स्त्री है वो गर्भवती हो जाए, तो उस बच्चे की तो उसे चाय होगी नहीं, तो उसको जैसे बाहर उसको खत्म करना, तो ये उस दौरान भी काम होता। या मान लीजिए कि जो बच्चा पेट में है उसको कोई बीमारी है जो कभी सही नहीं हो सकती, तो उस दौरान उसको सही कर दे। या मान लीजिए जो बच्चा होगा उसमें कुछ ऐसी चीजें होंगी कि हो सकता है कि जो महिला गर्भवती महिला है जब उस प्रसव के दौरान हो सकता है उसकी जान भी जाए, तो उस दौरान भी हम इसको कर सकते हैं,
इस चीज को जो वो सगर्भता उसको खत्म कर सकते हैं या उसका अबॉर्शन करा सकते हैं। अबॉर्शन वर्ड आपने बहुत आराम से सुना होगा और उसके बारे में आपको पता भी होगा। तो ये जो अबॉर्शन या एमटीपी होती है ये क्या होती है, 3 महीने तक क्या क्या होती है, सही रहती है। अगर 3 महीने से ज्यादा समय हो जाए प्रेगनेंसी को तो एमटीपी कराने में क्या होती है, बहुत रिस्क रहते हैं। उससे बच्चे की जान तो जानी ही जानी है, हो सकता है जो माता है उसकी जान भी क्या हो सकती है, जा सकती है। इसलिए जो एमटीपी होती है उसकी जो एमटीपी कराने का जो उचित समय होता है बेटा वो कितना होता है, 3 महीने के। जो शुरुआत के 3 महीने होते हैं उन्हीं को हम क्या करते हैं, उचित समय मानते हैं। किसके लिए, एमटीपी के लिए। आपको बता चुके हैं एमटीपी क्यों कराई जाती है। एमटीपी कई रीजन हो सकते हैं। हो सकता वो जो बच्चा हो उसको ऐसी बीमारी हो जो कभी सही ना हो, या रेप वगैरह की केस है, या अन्य बांध जो क्या हो जिसकी वो संतान की चाह भी नहीं है और फिर भी। लेकिन इसको अलाउ सरकार ने एक बेसिस पर किया था कि लिंग भ्रूण की जांच ना की जाए। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि कुछ लोग क्या कराते हैं एमनियोसेंटेसिस के द्वारा। एमनियोसेंटेसिस बेटा एक ऐसी प्रोसेस होती है, एमनियोसेंटेसिस या मान लीजिए क्या बोलते हैं उसको, अल्ट्रासाउंड। ठीक है, एक नॉर्मल वर्ड बोल रहे हैं हम, ठीक है। अल्ट्रासाउंड या एमनियोसेंटेसिस के द्वारा क्या करते हैं, पता कर लेते हैं कि जो गर्भ में जो बच्चा है वो लड़की है या लड़का। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जब उनको पता चलता है कि लड़की है तो उसको गर्भ से ही गिरा देते हैं। तो ये क्या थी, सरकार ने इन पर नियम बहुत कठोर नियम लगाए गए कि अगर लिंग की जांच की जाती है, आपने अस्पतालों में देखा हुआ, देखा भी होगा, यहाँ लिखा रहता है यहाँ भ्रूण लिंग की जांच नहीं की जाती है। अगर जांच करते हैं तो आपको दंडनीय अपराध है, इस तरीके से काफी चीज लिखी रहती है और ये गलत भी है। उससे क्या होता है कि अगर ऐसा ही करते रहेंगे तो अंत में क्या होगा, लड़कियों या की कमी हो जाएगी। क्योंकि लोगों का मानना है कि लड़कियां पता नहीं क्यों क्या दिक्कत है उनको, लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं, वो पढ़ सकती हैं, आप हर चीज में वो आगे हैं, और फिर भी लोगों को उनसे दिक्कत है। तो यही सोच तो आपको सुधारनी है। तो एमटीपी को सरकार ने अलाउ तो कर दिया था भारत सरकार ने 1971 में, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। वो शर्त यही थी कि इसका दुरुपयोग ना हो। तो गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले जानबूझकर या स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समापन को प्रेरित गर्भपात या चिकित्सीय सगर्भता समापन कहते हैं। एमटीपी खुद से नहीं हो जाती, जो खुद से हो जाती है उसे हम मिसकैरेज बोलते हैं, और जो खुद कराई जाती है उसे हम अबॉर्शन बोलते हैं। ठीक है, अबॉर्शन या एमटीपी। एमटीपी जनसंख्या को कम करने में क्या होती है, काफी मददगार है। भारत सरकार ने इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए 1971 ईस्वी में एमटीपी को कुछ प्रतिबंधों के साथ कानूनी स्वीकृति प्रदान की। मतलब सरकार ने अलाउ तो कर दिया, कई देशों में तो एमटीपी अलाउ भी नहीं है, अपनी भारत सरकार में अलाउ तो है, लेकिन अलाउ कैसी है, किसके द्वारा, कुछ नियम, कुछ शर्तें रखी उन्होंने कि इस तरीके की अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये अलाउ है। जैसे लिंग की जांच अलाउ नहीं की थी उन्होंने। ठीक है, अब देखते हैं एमटीपी का महत्व क्या होता है। देखो, अनचाही सगर्भता से मुक्ति पाना है, फिर चाहे वे लापरवाही से किए गए असुरक्षित यौन संबंधों का परिणाम हो, या मैथुन के समय गर्भनिरोधक उपाय के असफल रहने का या बलात्कार ऐसी घटना। मान लीजिए कि हमें कुल मिला के संतान की चाह नहीं है, जो वो हो चुकी है, तो उसको खत्म करना क्या कहलाता है, एमटीपी कहलाता है। ठीक है भाई, एमटी की अनिवार्यता कुछ विशेष मामलों में भी होती है जहां सगर्भता बने रहने की स्थिति में मां अथवा भ्रूण दोनों के लिए हानिकारक। मतलब कि कुछ केस ऐसे हो जाते हैं कि अगर प्रेगनेंसी हुई तो हो सकता है बच्चे की तो जान जा ही जाए, साथ में माता की भी जान जाए, मतलब दोनों की जान को खतरा हो सकता है। तो उसके पहले ही हम क्या करते हैं, उस बच्ची को क्या करते हैं, अबॉर्ट करा देते हैं। सगर्भता की पहली तिमाही में कराया जाने वाला एमटीपी क्या होता है, सुरक्षित माना जाता है। 3 महीने, जो शुरुआत के 3 महीने होते हैं वो सबसे अच्छा होता है एमटीपी के लिए। कितना क्लियर है। अब यहां पर देखते हैं हम भाई, यौन संचारित संक्रमण या रोग जो क्या होते हैं, यौन क्रियाओं के द्वारा कुछ बीमारी होते हैं, वो उन बीमारियों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वो कई ऐसी अपनी बीमारियां होती हैं जो क्या होती हैं, यौन के द्वारा होती हैं। तो सबसे पहले यहां पर लिखा गोनोराइया सुजाक, जेनेटल हर्पेस और हेपेटाइटिस बी और एचआईवी। अब अपनी जो क्या है यहां पर ये 3 बीमारियां लिखी है, 1, 2 और ये 3। ये जो 3 बीमारियां होती हैं, जेनेटल हर्पेस, हेपेटाइटिस बी और एचआईवी, ये जरूरी नहीं है कि किसके द्वारा, जनन यौन क्रियाओं के द्वारा ही हो। ये क्या होता कि हम किसी का ब्लड ले रहे हैं, या हम किसी को ब्लड दे रहे हैं, या किसी की यूज की हुई हम सिरिंज या सुई वगैरह यूज कर रहे हैं, तो उससे भी क्या होता है, मतलब एक हिसाब से ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा या ब्लड के आदान प्रदान से भी, या खून के आदान प्रदान से भी क्या हो सकता है, ये बीमारियां हो सकती हैं। इसके अलावा ये जो बीमारी हो सकती है कि जो स्त्री है उसको ये बीमारी है, तो उसके संतान में भी जाने की ये चांस क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए जरूरी नहीं कि अगर ये 2-3 बीमारियां हैं तो उस व्यक्ति ने क्या की हो, यौन क्रियाएं की हो। समझिए आप, तो ये मिथ्या है। कुछ लोग एड्स बर्ड का नाम सुन के कि इसको एड्स है तो वो जाने क्या क्या आकलन करने लगते हैं। हो सकता है उस बेचारे को
किसी संक्रमित व्यक्ति का ब्लड मिल गया हो, या उसके उस संक्रमित व्यक्ति की सुई वगैरह उसको लगा दी गई, तो काफी रीजन हो सकते हैं यौन संबंधी बीमारियों, यौन संचारित रोग होने के। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, यौन संचारित रोग, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, या रजित रोग, या वेनेरल डिसीज, या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, या जनन मार्ग संक्रमण। ठीक है भाई, कोई भी रोग या संक्रमण जो मैथुन द्वारा संचरित होते हैं या सामूहिक तौर पर यौन संचरित संक्रमण, रजित रोग, जनन मार्ग संक्रमण, इन्हें बोला जाता है। कुछ बीमारियां लिखी हैं, ये याद करनी है। और ये जो 3 बीमारियां आपको बताई हैं, ये जरूरी नहीं कि यौन क्रियाओं के द्वारा ही हो। ठीक है, ये किस किस के द्वारा हो सकता है वो आपको हम बता चुके हैं। हेपेटाइटिस बी, HIV, और इसमें जेनिटल हर्पिस लिखा नहीं है, लेकिन हमने वहां पर आपको बता दिया। ये जो 3 ऐसी बीमारियां होती हैं जो क्या होती है, संक्रमित व्यक्ति के साझे जो सुई होती है उनके द्वारा शल्य क्रिया, मतलब ऑपरेशन के द्वारा, उन्हीं ऑपरेशन से दूसरे व्यक्ति का कर दिया और उनको स्टेरिलाइज या साफ नहीं किया अच्छे से, और दूसरे ऑपरेशन, दूसरे व्यक्ति का भी उन्हीं औजारों से ऑपरेशन कर दिया, तो क्या हुआ, अंत में ब्लड तो गया ना, ब्लड जाने की वजह से क्या होता, बीमार रोग भी चला जाता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जो खराब ब्लड होता है उसको लेने से भी क्या होती है, क्या होता है, बीमारियां हो सकती हैं। संक्रमित माता से उसके गर्भस्थ शिशु में भी ये चली जाती हैं। हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पिस और एड्स को छोड़कर भी सभी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज का पूर्णतः इलाज संभव है। ये जो 3 बीमारियां हैं, इनका इलाज पूर्णतः संभव नहीं है। इनको हम कुछ समय के लिए डिले कर सकते हैं, रोक सकते हैं, लेकिन इनको पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकते। अब देखते हैं यहाँ पर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज के फैलने से बचाव। सबसे पहले बचाव क्या है, एक तो आप कॉन्डोम यूज कीजिए। अगर आप नए नए अपने साथी से संभोग कर रहे हैं, आप मल्टीपल आपके क्या है साथी हैं संभोग के लिए, तो आपको सबसे पहले तो उनसे बचना चाहिए। ठीक है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको कॉन्डोम का यूज करना चाहिए, और इसके अलावा आपको अपना क्या हाइजीन आपको मेंटेन करके चलनी है। देखो, किसी अनजान व्यक्ति या बहुत से व्यक्तियों के साथ यौन संबंध ना रखें। मैथुन के समय सदैव कंडोम का इस्तेमाल करें। यदि कोई आशंका है, आपको अगर लग रहा है कि आपको ऐसी कुछ बीमारी है, आपके जननांगों पर कुछ रेडनेस सी है, या वहां पर कुछ दाने वगैरह निकल रहे हैं, तो आपको तुरंत जाकर के डॉक्टर से चेकअप कराना, ताकि शुरुआत में ही उसका पता चल सके और उस बीमारी से आपको निजात मिल सके। आपको किसी श्रम या किसी भी रीजन की वजह से ऐसा नहीं कि आप अपने आप को दूर रखे रहें या बचाए रहें। अगर आप इससे बचोगे तो आपको ही दिक्कत होगी। आपको डॉक्टर से खुल के बात करनी है और अपनी बीमारी के बारे में उनको बताना है। ठीक है, तो इसमें प्राथमिक जांच के लिए किसी योग्य डॉक्टर से मिलें, और रोग का पता चले तो पूरा इलाज कराएं। ऐसा नहीं कि थोड़ा आराम समझ में आया तो आपने मेडिसिन बीच में ही छोड़ दी, फिर आगे दिखाए नहीं, तो वो हो सकता है बीमारी और ज्यादा बढ़ जाए। अब इसके बाद देखते हैं इनफर्टिलिटी। देखो, इनफर्टिलिटी या बंध्यता होती क्या है। इनफर्टिलिटी क्या है, जैसे मान लीजिए कोई मैरिड कपल है, वो लगातार 2 साल से बिना किसी गर्भ निरोधक के यूज करे संभोग की प्रक्रिया कर रहे हैं, इसके बाद भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इनफर्टिलिटी या बंध्यता बोलते हैं। समझिए आप, कब तक, या जरूरी नहीं कि मैरिड कपल ही हो, या कोई भी कपल है या कोई 2 जोड़े हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, कोई भी गर्भनिरोधक विधि का यूज नहीं कर रहे और लगातार 2 वर्षों से संभोग कर भी रहे हैं, फिर भी उन्हें क्या हो रही, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही। इसका मतलब हो सकता है उसमें पुरुष साथी या जो अपनी स्त्री है, दोनों में क्या हो सकता है, इनफर्टिलिटी हो, या किसी एक में भी हो सकती है। वैसे तो मैक्सिमम अपने यहाँ पर कोसा जाता है किनको, स्त्रियों को, कि तू बांझ है, ऐसा दुनियादारी के बहुत से वर्ड यूज किए जाते हैं गांव साइड। ठीक है, मैं तो भाई गांव से रिलेट करता हूं, तो मैंने ये सुने भी हैं वर्ड। यह 2 वर्षों तक उन्मुक्त, उन्मुक्त मतलब बिना किसी गर्भनिरोधक के असुरक्षित सहवास के बावजूद गर्भाधान ना हो पाने की स्थिति, इसके अनेक कारण हो सकते हैं, जो कि शारीरिक, जन्मजात रोग, जन औषधिक, प्रतिरक्षात्मक, यहां तक कि वे मनोवैज्ञानिक भी हो सकते हैं। अब देखो, इनफर्टिलिटी के कई रीजन हो सकते हैं। हो सकता है कि वो उसकी कौन सी शारीरिक हो सकता है। शारीरिक मतलब कैसा, कि वो अंडाणु अच्छे से रिलीज नहीं कर पा रहा, वो शुक्राणु रिलीज नहीं कर पा रहा। दूसरा कौन सा, गर्भाशय उसका, मान लीजिए स्त्री का गर्भाशय उस लायक ही नहीं है कि वो अंतरोपण कर सके। इतना क्लियर है। अब उसकी मानसिक स्थिति ही नहीं सही है, समझे आप, तो हार्मोनल चेंजेस भी हो सकते हैं, तो बहुत सी बीमारी होती है। या मान लीजिए जन्मजात डिसीज है, आपने वहां पर शायद आपको वंशागति में पढ़ाया है, आपको वंशागति में शायद आपको पढ़ाया गया कि क्या होती है, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि जो कभी, जो कुछ स्त्रियां ऐसी होती है जो कभी भी क्या कर सकती हैं, संतानोत्पत्ति नहीं कर पाती, बांझ बोलते हैं जिनको। ठीक है, तो बहुत सारी जन्मजात रोग भी होते हैं, शारीरिक होते हैं, कुछ प्रतिरक्षात्मक होते हैं। ठीक है, अब सहायक जनन प्रौद्योगिकी, देखो यहां पर हम कुछ ऐसी डिवाइस के बारे में बात करने वाले हैं जो क्या करती हैं, संतान प्राप्ति का सुख प्रदान करती है।
जो व्यक्ति कैपेबल नहीं है संतान प्राप्ति करने में, फिर भी उनको क्या करते हैं, कुछ युक्तियों के द्वारा संतान की प्राप्ति कराई जाती है। तो ये हमारी क्या कहलाती है, सहायक जनन प्रौद्योगिकियां। इस तकनीक का उपयोग बंधता की समस्या को ठीक करने में, मतलब जो इनफर्टिलिटी है उसको सुधारा जाता है। जैसे आपने टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम सुना होगा, टेस्ट ट्यूब बेबी आपने बहुत आराम से कॉमनली वर्ड सुना होगा, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं पात्रे निषेचन या टेस्ट ट्यूब बेबी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। इसमें करते क्या है टेस्ट ट्यूब बेबी में, इसमें करते हैं, इस विधि में पत्नी या दाता स्त्री के अंडे से पति अथवा पुरुष से प्राप्त किए गए शुक्राणु को एकत्रित करके प्रयोगशाला में, देखो आप ये इसको पढ़ लेना, हम आपको बता दें क्या करते हैं। जो फीमेल है अपनी, उससे हमने क्या लिया, अंडाणु लिया। जो मेल है उससे हमने क्या लिया, शुक्राणु। उन दोनों का लैब में हमने क्या कराया, निषेचन कराया। निषेचन कराने के बाद, निषेचन कहाँ हो रहा, बाहर हो रहा। निषेचन कहाँ हो रहा, स्त्री के अंदर नहीं हो रहा, कहाँ हो रहा, लैब में हो रहा निषेचन। इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया, कृत्रिम निषेचन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और जब निषेचन हो जाता है तो उसके बाद हम स्त्री में करते हैं, उसको जो हमारा युग्मज बना है उसको एंटर कर दिया जाता है। इतना क्लियर है। तो अब इसके बाद हम क्या देखते हैं, तो यहां से देखते हैं अनुरूपी परिस्थितियों में युग्मज बनने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसके बाद जो हमारा भ्रूण स्थानांतरित किया जाता है, पहले हमने क्या किया, शुक्राणु लिया, अंडाणु लिया, उनका निषेचन कराया। अब ये जो निषेचन हो गया है इसको क्या करते हैं, अब हम गर्भाशय के अंदर पहुंचाते हैं या डिंब वाहिनी पहुंचाते हैं। ये अलग अलग स्थिति होती है, ये दो प्रकार की स्थिति होती है। देखते हैं तो इसमें क्या है, तो हमारी जो सबसे पहली स्थिति है ये क्या कहती है, युग्मनज अंतः डिंब वाहिनी स्थानांतरण, मतलब जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब। मतलब हमारा जो युग्मनज बना है इसको हम या तो कहां पहुंचा दें, अपने फैलोपियन ट्यूब में, जो अपने डिंब वाहिनी है वहां पहुंचा दें। ये कौन सी अवस्था में, 8 जो कोष की अवस्था होती है वहां पहुंचा दें। तो इसको हमने क्या बोल दिया, इसको क्या बोल दिया हमने, जिफ्ट बोल दिया, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब या युग्मनज अंतः डिंब वाहिनी ट्रांसफर, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। इतना क्लियर। या हम क्या करें, वो जो हमारा जाइगोट है उसको और अधिक विकसित हो जाने दें वहीं लैब में, और उसको कहां सीधा हम गर्भाशय में इम्प्लांट करें। कहां करें, गर्भाशय में। जब उसको हम गर्भाशय में करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, अंतः गर्भाशय स्थानांतरण या इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। ठीक है। तो जो हमारा जाइगोट वाला है उसमें कहते हैं, इसमें युग्मनज या प्रारंभिक भ्रूण 8 जो कोशिकाएं बन जाती हैं, ठीक है, को डिंब वाहिनी में स्थानांतरित किया जाता है। कहां किया जाता है, डिंब वाहिनी में, इसलिए उसके नाम के आधार पर उसका नाम दे दिया हमने। ठीक है। या फिर जो हमारा भ्रूण है वो 8 ब्लास्टोमर से क्या हो जाए, अधिक हो जाए, और उसको कहां कर रहे हैं, गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाए। तो ये हमारा क्या कहलाता है, अंतः गर्भाशय स्थानांतरण कहलाता है। इतना क्लियर है। जिन स्त्रियों में गर्भधारण की समस्या रहती है उनकी सहायता के लिए स्त्री के भीतर ही युग्मकों का संलयन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विवो फर्टिलाइजेशन से बनने वाले भ्रूणों को भी स्थानांतरण के लिए प्रयोग में लाया जाता है। देखो क्या होता है कि कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जो अंडाणु मुक्त ही नहीं कर पाती। तो क्या करते हैं हम, जो फीमेल दूसरी फीमेल है उससे निषेचित अंडाणु को लेकर के हम उसके अंदर एंटर कर दें। देखो अभी यहां पर हमने क्या किया था कि अंडाणु लिया, शुक्राणु लिया, दोनों को बाहर निषेचित कराया। ठीक है। एक दूसरा केस होता है जिसमें क्या होता है कि एक फीमेल है जो अंडाणु मुक्त ही नहीं कर सकती लेकिन उसे संतान की प्राप्ति चाहिए, तो हम दूसरी फीमेल से, जिसके अंदर हम उसके अंदर ही निषेचन कराए, उस जाइगोट को निकाल करके दूसरी फीमेल में एंटर करा दें। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इन विवो फर्टिलाइजेशन, मतलब निषेचन अंदर हुआ दूसरी स्त्री के। जैसे देखो एक स्त्री ये है, ठीक है, एक स्त्री, एक स्त्री बेटा ये है, ठीक है, ऐसे ही बना पाते हैं बेटा डायग्राम हम। ठीक है। उससे क्या करना आपको तो बस समझ में आना चाहिए। एक स्त्री ये है, एक स्त्री ये है, एक स्त्री बेटा ये है, एक स्त्री ये है। ठीक है। अब ये जो स्त्री है ये अंडाणु नहीं बना पाती, अंडाणु मुक्त ही नहीं कर पाती, अंडाणु मुक्त नहीं कर पाती। तो क्या करते हैं हम, ये जो स्त्री है इस स्त्री के अंदर निषेचन कराएंगे। इस स्त्री से हमने क्या निकाला, हमने यहां से निकला युग्मनज निकाला। क्या निकाला, युग्मनज। अब इस युग्मनज को कहां डाल देंगे, इस स्त्री के अंदर रख देंगे गर्भाशय में। तो ये जो इसमें निषेचन हुआ वो कहां हुआ, इस स्त्री के अंदर हुआ। तो इसको हमने क्या बोल दिया, जीवे पात्र निषेचन, मतलब इन विवो फर्टिलाइजेशन। जबकि जो पहला केस बताया था उसमें जो निषेचन हो रहा था वो कहां हो रहा था, बाहर निषेचन हो रहा था, इसलिए उसे हमने क्या बोला था, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इतना क्लियर है भाई। तो यहां पर ये जो लास्ट में ये जो लाइन लिखी है वो यही बोली जा रही है।
अब इसके बाद देखते हैं, अब यहाँ पर क्या है हमारा युग्मक अंतः डिंब वाहिनी स्थानांतरण। अभी हमने जाइगोट का स्थानांतरण किया था, या अपने किसका युग्मक सॉरी युग्मनज का स्थानांतरण किया था। अब हमें किसका स्थानांतरण करना, युग्मक का, सॉरी युग्मक युग्मनज तो कर चुके, अब हमें किसका करना, युग्मक का। देखो क्या होता, कुछ फीमेल्स, अभी इस वाले केस से कंफ्यूजन हो जाना बेटा, यहां हमने जाइगोट का स्थानांतरण किया था किसी दूसरी महिला से। अब यहां पर हम क्या करते हैं, हम किसका युग्मक का स्थानांतरण करेंगे, मतलब जो स्त्री है। अब यहां पर भी हम दो स्त्री, इसको कॉपी कर ले बेटा, यहां पर क्या लिखा था, युग्मनज लिखा था, युग्मनज की जगह पर हमने क्या कर दिया, युग्मक कर दिया। क्या कर दिया, युग्मक। युग्मक क्या है अपना, अंडाणु। क्या है युग्मक हमारा, क्या है अंडाणु। मतलब ये जो फीमेल है ये अंडाणु नहीं बना सकती, मतलब ये अंडाणु मुक्त नहीं करती, या खुद से नहीं बना सकती, तो हमने इस फीमेल से लेकर के अंडाणु कहां किया, इसके अंदर छोड़ दिया। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, अंडाणु को क्या कर रहे हैं, स्थानांतरित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, अंडाणु का स्थानांतरित कर रहे हैं। अंडाणु क्या है हमारा, युग्मक। युग्मक हमारा क्या है, अंडाणु। ठीक है भाई। तो युग्मक का अंतः डिंब वाहिनी में स्थानांतरण। अब युग्मक कहां छोड़ेंगे हम, अंतः डिंब वाहिनी में, वहीं तो निषेचन होता है। ठीक है भाई, तो इसका होता गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। इसमें दाता से अंडाणु लेकर के, दाता कौन है भाई, ये फीमेल, ये क्या है, दाता है, दाता, और ये क्या है, ग्राही। दाता से हमने अंडाणु लिया और कहां पर, ग्राही के पास पहुंचा दिया, से लेकर उन स्त्रियों की फेलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित कर दिया जाता है जो स्त्रियां अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती लेकिन निषेचन के लिए उपयुक्त वातावरण। इसमें क्या था, इसमें ये निषेचन नहीं कर पाए थे, निषेचन नहीं कर पा रही थी, इसलिए हमने क्या सीधा जाइगोट निषेचित करके सीधा इसके अंदर पहुंचाया। जबकि ये जो दूसरी महिला है, यहाँ दूसरा केस है, इसमें निषेचन तो कर लेगी लेकिन ये इसके पास अंडाणु है नहीं, तो हमने अंडाणु बस यहाँ डाला और निषेचन मांगी, उसके अंदर ही करा दिया। ठीक है भाई। अब क्या करते हैं हम, इसमें आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं अंतः कोश की शुक्राणु निक्षेपण। देखो भाई, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन, इसका मतलब क्या होता है, देखो इसमें इसका अंतः कोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण, इसका मतलब क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, हमने क्या किया, पुरुष से क्या लिए, शुक्राणु लिए, ठीक है, और मादा से हमने क्या लिया, अंडाणु लिया। अब ये वाला जो केस पता कब होता है, ये केस तब होता है कि मान लीजिए जो पुरुष है उसके वीर्य में शुक्राणु की संख्या कम है, मतलब इतनी संख्या नहीं है कि वो जाकर के निषेचन कर सके, तो हम क्या करते हैं, अंडाणु को हमने बाहर निकाला लैब में और शुक्राणु को लिया, तो डायरेक्ट हम शुक्राणु को कहां एंटर करा दें, किसके अंदर, उसके अंडाणु के अंदर। या मान लो कि जो शुक्राणु उसमें इतनी क्षमता नहीं है कि अंडाणु की जो बाहर की परत है जोना पेलेस्ट्रोल उसको तोड़ करके अंदर घुस जाए, तो हम क्या करते हैं, कृत्रिम विधियों के द्वारा उस शुक्राणु को उस अंडाणु के अंदर एंटर करा देते हैं, और जब वो एंटर करा देते हैं तो निषेचन हो गया, तो निषेचन के बाद उस अंडाणु को स्त्री में प्रवेश करा दिया जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अंतः कोश की शुक्राणु निक्षेपण। जैसे देखो ये हमारा क्या है, अंडाणु है, ये हमारा क्या है, अंडाणु है, और ये हमारा क्या है बेटा, शुक्राणु है। ये जो शुक्राणु है हमारा बेटा, ये इसमें घुस नहीं पा रहा, इसमें अंदर नहीं जा पा रहा, ठीक है, तो हमने क्या किया, किसी मेथड के द्वारा इसको इसके अंदर घुसा दिया, ठीक है, इसके अंदर घुसा दिया, तो अब हमारा क्या बन जाता है बेटा, अब हमारा क्या बन जाएगा, जाइगोट या युग्मनज बन जाएगा। अब इस जाइगोट को हम कहां ले जाएंगे, उस फीमेल के द्वारा, उसकी जो पत्नी है या कोई भी जो स्त्री जिसको चाहिए है उसके अंदर ये किसको एंटर करा दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, शुक्राणु को अंदर कराया किसके, अंडाणु के। ठीक है, तो यह जो प्रक्रिया होती है प्रयोगशाला प्रक्रिया है, इसमें शुक्राणु पुरुष साथी से प्राप्त होता है को सीधे अंडाणु में अंतः क्षेपित किया जाता है, निषेचन के बाद भ्रूण को महिला के गर्भाशय में अंतरारोपित कर दिया जाता है। इतना क्लियर है भाई। अब हमारा क्या टॉप है, कृत्रिम वीर्य सेचन तकनीक, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इंटेलिजेंस ना समझ लेना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे अभी हम बोल रहे थे, इसका मतलब क्या होता, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, मतलब कृत्रिम वीर्य सेचन, इंसेमिनेशन। भाई इतना क्लियर है। इसमें क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए जो हमारा पुरुष साथी है, हो सकता है कि उसका जो पेनिस है उसमें इतना इरेक्शन ना होता हो कि जो वो वीर्य है उसको वैजाइना के अंदर तक पहुंचा सके। इसके अलावा हो सकता है कि जो भी शुक्राणु है या वीर्य है उसमें शुक्राणु की संख्या कम हो, तो हम क्या करते हैं, कृत्रिम सेचन के द्वारा क्या करते हैं, पुरुष साथी से हमने वीर्य लिया और उसको क्या करते हैं, वैजाइना से होते हुए अंदर हम पहुंचा देते हैं, किसको, वीर्य को, किसके, स्त्री के अंदर। तो यही क्या कहलाता है, हमारा कृत्रिम वीर्य सेचन तकनीक कहलाती है। तो इसमें होता क्या है, इस तकनीक में पति या स्वस्थ दाता से शुक्राणु लेकर के कृत्रिम रूप से स्त्री की योनि या गर्भाशय में प्रवेश किया जाता है।
यह जो तकनीक होती है ऐसे मामलों में उपयोगी है जिनमें पुरुष साथी स्त्री को वीर्य सेचित नहीं कर सकता, मतलब अपना क्या वीर्य वहां पर पहुंचा नहीं सकता, या जो वो वीर्य उसने स्खलित किया उसमें शुक्राणु की संख्या क्या हो बेटा, कम हो। ठीक है, तो इस तकनीक का हम उपयोग करते हैं। अब इसके बाद हम क्या पहुंचते हैं, आगे पहुंचते हैं। अब देखते हैं सरोगेसी क्या होता है। सरोगेसी, सरोगेसी क्या होती है, आपने एक मूवी देखी होगी मिमी, क्या होता है मिमी। अब इसमें क्या करते हैं कि मान लीजिए दो पुरुष हैं, वो सॉरी दो पुरुष क्यों, दो जोड़े हैं। देखो जो हमारी क्या है सरोगेसी, ठीक है, सरोगेसी में मान लीजिए ये दो जोड़े, कहाँ भाई जोड़े, ये दो जोड़े, ये हमारे क्या है पप्पू भैया है, ठीक है, ये हमारे क्या है पप्पू भैया, ये हमारे पप्पू भैया हैं, ये हमारे पप्पू भैया, ये मस्त बाल एकदम सेट करके बैक्स लगा के, ठीक है, तैयार है। इसके अलावा ये जो हमारी है पिंकी मैडम, ठीक है भाई, ये हमारी क्या है पिंकी मैडम है, पिंकी मैडम है, ठीक है, ये हमारी क्या है पिंकी मैडम है। पिंकी मैडम की मस्ती ये जुल्फे बना दी हमने और ये हो गए, ठीक है। अब क्या है यहां पर एक फीमेल की और एंट्री होती है, मान लीजिए झिलमिली, ये क्या है, ये झिलमिली है, ये झिलमिली, ठीक है भाई, झिलमिली की भी क्या है बढ़िया तरीके से लंबी लंबी जुल्फे लगती है। ये जो दो हैं ये क्या है मैरिड कपल है, ठीक है, लेकिन ये जो महिला है इस महिला का गर्भाशय इतना सही नहीं है कि वो क्या कर सके, संतान की उत्पत्ति कर सके, मतलब वहां पर वो संतान इम्प्लांट या अंतरारोपित नहीं होगा, इसके गर्भाशय में कोई दिक्कत है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहां से हमने क्या लिया, शुक्राणु लिया, शुक्राणु लिया, और यहां से हमने क्या लिया, अंडाणु लिया, ठीक है। इन दोनों का हमने क्या कराया, निषेचन कराया, क्या कराया, निषेचन कराया। तो निषेचन के बाद क्या बना बेटा, युग्मनज बना, क्या बना, युग्मनज बना। अब ये जो युग्मनज बना है या जायगोट बना है इसको हम क्या करेंगे, इस महिला के अंदर क्या करेंगे, प्रवेश करा देंगे, इस महिला के अंदर प्रवेश करा देंगे। तो जब इस महिला के अंदर प्रवेश होगा तो वो पूरी संतान की प्राप्ति हो जाएगी, जब संतान बन जाएगी तो बाद में वो संतान इनको दे देगी। ये अपनी एक डील होती है, वो हमें उससे मतलब नहीं है, हमें आपको प्रोसेस बतानी थी। इस प्रोसेस में होता क्या है, ये जो महिला है ये संतान की उत्पत्ति कर नहीं सकती, मतलब अंडाणु तो मुक्त कर सकती है लेकिन इसका जो गर्भाशय है वो इतना कैपेबल नहीं है कि वो क्या कर सकते, संतान की प्राप्ति कर सके। ये हमारा पुरुष है, ये तो भैया स्वस्थ है, इसका कोई दिक्कत नहीं है, तो इसने अपना शुक्राणु दिया, इसने अंडाणु दिया, तो इनका हमने निषेचन कराया। निषेचन कराने के बाद इस जायगोट को हमने कहा इस फीमेल के, ये हमारी क्या सरोगेसी मदर है, सरोगेसी माता है, ठीक है। मान लो इनकी ये जो गर्भाशय इन्होंने किराए पर लिया 9 महीने के लिए, ये क्या है, ये पप्पू भैया है, ये पप्पू भैया है, और इसका नाम सरोगेसी माता का नाम क्या रखा था हमने, झिलमिली नाम रखा था, नाम भी होता है कोई, ठीक है, उसमें नाम होता मिमी, इसका नाम रखते हैं झिलमिली, ठीक है। और ये हमारी क्या है पिंकी मैडम, ठीक है, पप्पू पिंकी की क्या हुई है, शादी हुई है, ये क्या है शादीशुदा है, ठीक है भाई, लेकिन क्या कर रहे हैं संतान उत्पत्ति नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो इन्होंने अपना जायगोट कहां एंटर कराया, इस महिला के किसमें, गर्भाशय में। इतना क्लियर भाई, डायग्राम देख के तो बहुत हंस रहे होगे मन ही मन के, ये क्या करवा रहे हैं। अब इसके बाद होते हैं कानूनन गोद, ठीक है। अभी तक आपको हमने इतना झमेला पढ़ाया, दुनियादारी पढ़ाई, और ये सब चीज पता कहां जाकर खत्म हो जाएगी, आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो आप आराम से अनाथालय जाइए, कानून से स्वीकृति लीजिए, कानून मतलब जो भी डिपार्टमेंट होता है उससे आप कानून की स्वीकृति लीजिए, और वहां से एक बच्चे को अडॉप्ट कीजिए। एक बच्चे को आप अडॉप्ट करेंगे, उस बच्चे की जिंदगी बनेगी, आपको संतान मिल जाएगी, उस बच्चे को नई जिंदगी मिल जाएगी। इससे क्या होगा, ना तो संख्या की वृद्धि होगी और एक भला या नेक काम होगा बेटा, ठीक है। ये दुनिया भर के झमेले करने से अच्छा है, यहाँ से अंडाणु लिया वहां रखा, वहां से अंडाणु लिया यहाँ रखा, यहाँ से शुक्राणु ले गए, ये दुनिया भर के झमेले दवा वगैरह दुनियादारी करने से अच्छा है आप अनाथालय जाइए, वहां से बच्चे को अडॉप्ट कीजिए, आपको संतान की प्राप्ति होगी, उस बच्चे को माता पिता मिल जाएंगे, उस बच्चे की जिंदगी बन जाएगी, आपकी भी जिंदगी बन जाएगी, दोनों में क्या होगी, बड़े तरीके से संतुलन बन जाएगा और जनसंख्या भी नहीं बढ़ेगी, समझे आप। तो जो भी है आप अपने आसपास के जो लोग हैं उनको, जिनको संतान की प्राप्ति नहीं होती है या जो परेशान है, उनको आप समझाइए इस तरीके से, क्या अनाथ आश्रम जाकर के बढ़िया एक संतान को अडॉप्ट करें, बढ़िया तरीके से रहें, उस बच्चे की जिंदगी बनेगी, आपकी जिंदगी बनेगी, जो मतलब जिनको संतान की प्राप्ति नहीं, उनको संतान सुख मिलेगा, उस बच्चे को माता पिता का स्नेह मिलेगा, ठीक है ना, वो अनाथ रहेगा। तो ये सबसे अच्छी तकनीक होती है,
ठीक है, तो आपको ये सब चीजें समझनी है। देखो यहाँ पर क्या होता है, कानूनन गोद का मतलब क्या होता है? कानूनन गोद लेना, जो दंपति बच्चे के इच्छुक हैं लेकिन उन्हें क्या हो रही, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, तो वो आराम से जाकर के कोई भी एनजीओ है या कुछ भी है वहां पर जाकर के संतान प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये जो हमारा टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये ऐसा नहीं है कि केवल 12th में हमें एग्जाम देना है तो ही हमें पढ़ना है, ये बेटा नॉलेज के पर्पज से है। और आपने जितना भी ये नॉलेज सीखा है आज के लेक्चर में, इसको ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके डिस्ट्रीब्यूट करना आसपास, और खास करके ये जो लास्ट की बात है, समझे? और हाँ बेटा, पढ़ाई अपनी थोड़ा सा पढ़ा लो। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन जो दुनियादारी के है ना, उनको थोड़ा किनारे कर दो, बस थोड़ा समय की बात है। आप अच्छे नंबर लाइए, फिर मस्त रहिए। ठीक है, और क्या, पढ़ाई करते रहिए। आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि हर बार कहा जाता है हमसे कि इस बार आप पढ़ लीजिए, अगली बार, तो बेटा कह तो अपने भले ही के रहे ना आपके। आप जितने अच्छे नंबर लाओगे उतनी अच्छी आपकी तैयारी होगी। अब जिनका सपना है नीट वगैरह का, तो उसी हिसाब से पढ़िए, आप मेडिकल कॉलेज लीजिए, फिर तो आपकी लाइफ क्या है, एकदम चमाचम है। ठीक है बेटा, तो क्या तब तक के लिए आपसे विदा लेंगे। थैंक यू बेटा।